सो लास्ट क्लास में हम लोग क्वांटाइल एंड क्वार्टाइल ही किए थे। बस उसमें बस ये देखा था कि डिफरेंट है ना, चाहे डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है या मिक्स्ड है, तो उस रैंडम वेरिएबल केस में कैसे फाइंड करेंगे क्वांटाइल या क्वार्टाइल या मीन मीडियन मोड है ना, उससे रिलेटेड ही था, वो सब हमने सॉल्व कर रहे थे। तो आगे आज प्रोसीड करते हैं। तो अभी क्या रहेगा, पहले वेरिएंस से स्टार्ट करते हैं। सो पहले आज वेरिएंस से स्टार्ट करते हैं। सो आज डिस्कस करेंगे वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये तीन टॉपिक भी करेंगे। कोवेरिएंस अलग होता है, तो कई बार ना हम लोग इसका नोटेशन, जैसे इसका मैं COV लिख दूंगा, COV, और कोवेरिएंस को भी COV लिखते हैं। ध्यान रखना कि वो हम कब किसका नोटेशन यूज कर रहे हैं ना। इसका नोटेशन तो जनरली सिग्मा स्क्वायर है और इसका सिग्मा है नोटेशन जो यूज करते हैं। वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर ये सिग्मा है, और COV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अरे कोवेरिएंस अलग होता है ना, और एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये थोड़े टर्म्स हैं जो अलग अलग है, आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। जैसे एक कोएफिशिएंट ऑफ क्या होता है, कोवेरिएंस हो गया, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट, हाँ कोरिलेशन कोएफिशिएंट अलग है, कोवेरिएंस अलग है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अलग है। ये तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं। तो हालांकि वो जो कोवेरिएंस या कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये सब जो आएगा वो आगे आएगा टू वेरिएबल केस में। पर फिर मैं कह रहा हूँ हर टर्म का डेफिनेशन एटलीस्ट क्लियर, जो सिलेबस में जो भी वर्ड्स लिखे हुए एक एक वर्ड्स का डेफिनेशन क्लियर हो आपको, उसके बाद से चीजें हैं। ठीक है, सो हाँ आदित्य, डाउट? हाँ चलो ट्राई कर लेते हैं। चलो इस थ्योरी से पहले कुछ डाउट डिस्कस कर लेते हैं जो लोगों के डाउट है। अच्छा एक मिनट, ये मुझे हटाना था। तो ठीक है, चलो तो जिन लोगों ने डाउट ट्राई किए हैं तो आधे घंटे डाउट डिस्कस कर लेते हैं, फिर थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। हाँ बताओ, तुमने क्या डिलीट कर दिए, कहाँ भेजे हैं? कहाँ पे, ग्रुप पे? अरे डिलीट कर दिया तुमने, चेक करो। अरे पहले वाले, ओके ओके, हाँ ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या था, if capital M and capital N are two events, है ना, so the probability that exactly one of them occur is not equal to, हाँ इसमें क्या डाउट है? हाँ हाँ देखो, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि exactly one of M एंड N है ना, M एंड N में से एग्जैक्टली एक ही होना चाहिए। सो दो तरीका है, या तुम ये फाइंड करो M माइनस N प्लस N माइनस M, ये लिखना सेम ही है, M इंटरसेक्शन N कॉम्प्लीमेंट, N इंटरसेक्शन M कॉम्प्लीमेंट, या जो तुम कह रहे हो क्या होता है वो M यूनियन N, है ना, ये सेट है, इसमें से घटा दो M इंटरसेक्शन N। मतलब तुम जो लिखते हो क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस एक वर्ड आता है ना इस तरह का, तुमने पढ़ा होगा, M सिमेट्रिक डिफरेंस N, तो इसका होता है M माइनस N यूनियन N माइनस M। एक तो ये होता है, यही इक्विवेलेंट होता है M यूनियन N माइनस M इंटरसेक्शन N के। चेक करो दोनों सेट सेम है। तुम्हारे पास अगर टू सेट्स है M N, ठीक है, दिस इज M दिस इज N, सो ये वाला जो पोर्शन है ये M माइनस N है और ये N माइनस M है ना, ये बीच में M इंटरसेक्शन N है। सो इस तरीके से है। सो एग्जैक्टली वन का मतलब ये पोर्शन या ये पोर्शन, ओके है ना।
अब तुम्हें अगर तो इसको प्रोबेबिलिटी में कैसे लिखोगे इसको? एम यूनिट में हटा दो, तो इसको हाँ एन कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो तुम। तो क्या आ जाएगा? तो ये आंसर वही आ जाएगा ना, ये एट द एंड आई थिंक यही आ जाएगा। तो एट द एंड आपका मतलब नोटेशन क्या है? एट द एंड यही आ जाएगा कि दिस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही आ जाएगा ना, मतलब एम इंटरसेक्शन एन, ठीक है ना। तो ये लिखो हाँ सर, या ये लिखो या ये लिखो, तीनों सेम ही है ना। तो इस क्वेश्चन में तो हो गया ना, ओके, जो तुमने कहा था ठीक ही कहा था, सही है। हाँ नेक्स्ट, अब एक और है तुम्हारा ऑर्डर 6 का पॉलिनोमियल बना रहा लार्जेस्ट ऑर्डर स्टेट, ओके। सो यहाँ कह रहा है कि यू आर गिवन दैट द सैंपल ऑफ साइज 3 of the continuous PDF are taken from this population. So find the 12.5 percentile. So 12.5 percentile of the largest order statistics. तो तुमने सैंपल किस साइज के लिए हैं? सैंपल साइज 3 का लिया है, ओके। तो ये कुछ लोगों को ऑर्डर स्टैट्स का शायद आइडिया नहीं होगा, तो वो बाद में जब आएगा तो समझना। अभी जिन लोगों को आइडिया हो थोड़ा समझो। सो x1 x2 x3 दिस इज रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3 एंड तुमने ले लिए, तुम्हें पूछा है कि क्या है 12.5, 12.5 ना, तो 12.5 12.5 परसेंटाइल। तो इसको क्वांटाइल में चेंज करेंगे क्या होगा? तो बताओ क्वांटाइल, तो 100 से डिवाइड कर दो, सो 0.125 फिफ्थ क्वांटाइल, ठीक है ना। क्वांटाइल को परसेंटाइल बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये बन जाएगी, ठीक है ना। pth क्वांटाइल इज इक्वल टू 100 टाइम pth परसेंटाइल। चलिए आगे जो है, तो इसमें दिक्कत क्या है? पहले तो उसके लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा पीडीएफ या सीडीएफ, है ना। ये हम तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास सीडीएफ होगा, और सीडीएफ को हम पुट करेंगे तो किसका? लार्जेस्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ निकालो और उसको तुम इक्वल पुट करोगे 0.125 के, तो यहां से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो तुम्हारा आंसर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये। तो सीडीएफ निकालेंगे थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, और थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ को 0.125 इक्वल पुट करेंगे। कल हमने देखा था कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इजी होता है डील करने के लिए, तो सीधा आपको सीडीएफ को इक्वल कर देना है, pth क्वांटाइल है तो p के इक्वल, जो x की वैल्यू निकल के आएगी दैट x इज योर pth क्वांटाइल। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज सीडीएफ ऑफ थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो जिन लोगों को आइडिया है मुझे बताओ जी, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? सर कैपिटल F ऑफ मतलब सीडीएफ की पावर में n करते हैं। यस, जो पॉपुलेशन लिया गया उसकी पावर n कर लो। अब देखो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन में पीडीएफ है आदित्य, क्या उससे सीडीएफ निकल जाएगी? तो सर ये एक्चुअली में बन भी रहा है उससे, क्योंकि पावर 3 है तो रूट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो fx की पावर 3 कर दो, तुम्हें अगर थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स चाहिए तो पावर 3 कर दो, हो तो गया। और तुम इसको इक्वल कर दो तो तुम्हारे पास n3 है, तुम्हारे क्वेश्चन में n3 है, तो हो तो गया, मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब देखो, सो ये फॉर्मूला है। फर्स्ट बैच में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, सेकेंड बैच में भी ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा डिस्कस किया वहां पे, हालांकि ये सैम्पलिंग में आएगा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और जो गेट वाले लोग हैं ये डिटेल में एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और ये सब आएगा नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में। तो ठीक है ना, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, सिंपली इसका पावर है ना यहाँ 3 हो गया, इसको रख दो 0.125 के, और ये क्वेश्चन में गिवन है पीडीएफ, तो पीडीएफ से सीडीएफ निकाल लेते हैं, इंटीग्रेट करके हो जाएगा। क्लियर है? तो तुम जो कह रहे थे 6 ऑर्डर का पॉलिनोमियल बनेगा, वो तो नहीं बन रहा? नहीं सर, वो मैंने उसको मिनिमम माइनस कर दिया था। अच्छा, सॉरी मैक्सिमम माइनस। हाँ, जैसे अगर यही मिनिमम होता तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ का फॉर्मूला है 1 - 1 माइनस इसकी पावर n, तो ये फॉर्मूला है सीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, है ना।
इन केस ऑफ आईआईडी रैंडम सैंपल, तो आईआईडी होता है सैंपल, तो आईआईडी होता है। ठीक है, चलो तुम्हारा डाउट हो गया, और कुछ है? हो गया ना भाई, डन? चलो, नहीं अच्छा है, जिनको भी डाउट्स होता है तो इग्नोर मत करो, उसको पूछो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा मुझे आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं सीख के बताऊंगा, बताना है ही। और ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। और अगर ऐसा है नहीं है तो फिर उसको छोड़ भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई कर सकते, पहले तुम ट्राई करो, पूछो, फिर मैं भी ट्राई करूंगा, वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे वेरिएंस से। सो वेरिएंस का डेफिनेशन क्या है? तो सिंपल, आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है, सो लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल, एनी का मतलब डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड, कोई भी चलेगा, ठीक है। सो लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल सच दैट मीन इज फाइनाइट, है ना, क्योंकि मीन पे ही डिपेंड करता है, हालांकि वेरिएंस किस पे डिपेंड करता है? मीन पे डिपेंड करता है। अगर मीन एग्जिस्ट नहीं करेगी तो, हालांकि एक थ्योरम है जो मैं लगता लिखाया नहीं मैंने, देखो। सो ये थ्योरम क्या है कि मान लो अगर ऐसा है, इफ e of x square is finite, then e of x is finite, ये पक्का ऐसा होगा, है ना, मतलब सेकेंड मोमेंट अगर एग्जिस्ट करती है तो फर्स्ट मोमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगी, ठीक है जी। इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं हम लोग, अभी मैं एग्जांपल से समझा दिया कि सेकेंड मोमेंट अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जिस्ट करती है तो उससे जो लोअर मोमेंट्स होंगे हमेशा एग्जिस्ट करेगी। थ्योरम अभी क्या रहती है, थ्योरम है ये। हाँ सर, ये गुप्ता कपूर में भी है, हाँ। S और R की फॉर्म। यस, तो इसी को मैं जनरलाइज कर लूं अगर, कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ e ऑफ x की पावर मान लो n एग्जिस्ट करती है, देन e ऑफ x की पावर m एग्जिस्ट फॉर ऑल m लेस देन इक्वल टू n, ठीक। ये कहने का मतलब है कि अगर हायर मोमेंट एग्जिस्ट करती है तो लोअर एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, लोअर एग्जिस्ट करती है तो हायर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, है ना, तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स का मतलब अगर ex एग्जिस्ट करती है तो ex स्क्वायर की कोई गारंटी नहीं है करेगी या नहीं करेगी, है ना, उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन हाँ, अगर ex स्क्वायर फाइनाइट है तो ex हमेशा फाइनाइट होगी, उसकी गारंटी है। तो इसको जनरलाइज कर लिया हमने इस तरह से। सो यहाँ पे क्या है, अभी हमने माना है कि ex फाइनाइट है क्योंकि ex की जरूरत पड़ेगी हमारे पास वेरिएंस में। सो लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल सच दैट दिस, देन वेरिएंस ऑफ x, हालांकि यहाँ पे ex स्क्वायर की भी जरूरत है ना, तो हमें जरूरत हालांकि ex स्क्वायर की भी पड़ेगी, ठीक है। एनीवे, सो वेरिएंस ऑफ x, ex एंड ex स्क्वायर, तो अगर वेरिएंस तभी एग्जिस्ट करेगा ex स्क्वायर लिख लो, फाइनाइट है, तो अगर ex स्क्वायर फाइनाइट है ex भी फाइनाइट हो जाएगा फिर तो, है ना, प्रॉब्लम है नहीं। सो देन वेरिएंस ऑफ x इज डिफाइंड एज, तो इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है शॉर्ट में लिखूंगा वेरिएंस ऑफ x, या इसका हम लोग ऐसा भी लिखते हैं वेरिएंस ऑफ x, और इसका डेफिनेशन क्या है, कोई बताओ डेफिनेशन क्या है वेरिएंस का? सर एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। हाँ, तो एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि x माइनस ex इसके होल स्क्वायर, इसका एक्सपेक्टेशन, जिसको फर्दर आप ओपन करोगे बाद में, है ना, तो वो थ्योरम होता है कि वेरिएंस, है ना, बाद में क्या होता है कि इसी को फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये तो कांस्टेंट है, ex मीन एक नंबर है, मीन इज अ नंबर, तो ये कोई कांस्टेंट है, मान लो म्यू बोल दो फॉर एग्जांपल, तो x माइनस म्यू का होल स्क्वायर हो गया। अब अगर आपको मैं इधर कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो जैसे e ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर है, तो e ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो यहाँ ex स्क्वायर 2 म्यू, e की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, सो 2 म्यू ex, और आगे प्लस म्यू स्क्वायर, सो e ऑफ x स्क्वायर माइनस, ये खुद म्यू है, सो 2 म्यू स्क्वायर
प्लस म्यू स्क्वायर, सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, सो म्यू स्क्वायर इज, मैन म्यू इसी का नाम मैंने म्यू यहाँ रखा है, ठीक है ना, सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, सो ये फर्दर रिड्यूस होके ये आपके पास आ जाएगा। तो इसी चीज को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास आ जाती है ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जानना जरूरी इसलिए है, कई बार ऑप्शन में इस तरह के टर्म्स मिलते हैं या फर्दर सिंप्लीफिकेशन में, तो आपको पता हो कि ये वेरिएंस ही है। सो ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, सो ये आपके पास आ गया। तो वेरिएंस एक्स यू कैन आल्सो राइट दिस, है ना, आल्सो दिस इंप्लाई, सो बात वही है, सो दे आर सेम थिंग। तो ये देखो या ये देखो, बात बराबर है। तो ये तो वेरिएंस की डेफिनेशन हो गई। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसका स्क्वायर रूट होता है, कुछ नया तो है नहीं, है ना। तो है ना, अब तुम अगर जैसे यहाँ देखो एक्स स्क्वायर जो है कॉन्वेक्स फंक्शन है ना, तो तुम वहां से बता यहाँ से दिख ही रहा है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो मेन पॉजिटिव। एक रिमार्क था, रिमार्क ये है कि x मोर देन इक्वल टू 0 है, तो जो ex होगा वो भी मोर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इनसाइड दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, तो स्क्वायर है, कभी नेगेटिव तो आएगी नहीं, तो नॉन नेगेटिव है ये, तो इसका मीन भी नॉन नेगेटिव होगा। तो इसीलिए आप जानते हैं कि जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर एक्स ऐसे भी नॉन नेगेटिव ही होगा हमेशा, मतलब ऐसे दिख ही रहा है, इजीली दिख रहा है आपको। लेकिन इनफैक्ट यहाँ जो सिग्मा एक्स लेते हैं वो भी, एंड ये जो सिग्मा एक्स हम लोग कंसिडर करते हैं दैट हैज टू बी नॉन नेगेटिव इन फैक्ट, ठीक है ना। सो जो सिग्मा, ऐसा नहीं कि सिग्मा स्क्वायर अगर 4 है तो सिग्मा की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन भी पॉजिटिव ही डिफाइन होता है। तो इसका डेफिनेशन लिखूं मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, जी जी पिछले से पिछले वाला ये ना, इसके पीछे ये, हाँ यस यस, हाँ बोलो। सर अभी आपने कहा कि x स्क्वायर कॉन्वेक्स है, ये हमको सुधार कैसे होगा? एक्स स्क्वायर कॉन्वेक्स फंक्शन है, हाँ वो डेफिनेशन कॉन्वेक्स फंक्शन का, एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। सो जिस भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो कॉन्वेक्स फंक्शन है, या जिस भी कर्व का ग्राफ इस तरह से अपवर्ड है तो वो कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो ये वेरिएंस का डेफिनेशन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ अलग नहीं होगा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे डिफाइन करते हो आप लोग किसी रैंडम वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन को? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, सिंपल। पॉजिटिव वर्ड ऐड करते थे जो आपने करा, हाँ हाँ, मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, हाँ ये एग्जैक्टली, ठीक है ना। हाँ, सो सिंपल है, क्या ही लिखूंगा, जैसे द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, इतना क्या लिखता हूँ, जस्ट है ना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x, ठीक है ना। सो ठीक है, हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया ऑफ वेरिएंस ऑफ x, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं लिख रहे हैं तो भी अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सो इस तरह सिंपल है आपका ना। तो ये जो सिग्मा x है दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ये नोटेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन का, एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर इज वेरिएंस, ये नोटेशन है वेरिएंस ऑफ x। तो ये नोटेशन हो गया आपके पास सिंपल ना। जनरली हम लोग आगे म्यू वर्ड यूज करेंगे ex के लिए,
So this is notation for mean of x, mean of x, और you just say expectation of x, वही चीज है। ये नोटेशंस कुछ हो गए मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, और ये बुक्स में भी मतलब यही वेल डिफाइंड नोटेशंस हैं, बाकी चीज की नोटेशन चेंज होती रहती है, ये जनरली इस तरह से है। तो ये जस्ट नोटेशन बता रहा हूँ। सो हाउ डू वी डिनोट दिस, इस तरह से हो गया। अब एक और वर्ड आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन, ठीक है। तो इसका भी ज्यादा लिखता नहीं होगा, जस्ट डेफिनेशन लिख लो। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स, तो सिंपल इसका जो डेफिनेशन है सिग्मा एक्स अपॉन ई एक्स, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन या सिग्मा अपॉन म्यू। यही चीज अगर डेटा के टर्म में बात करोगे तो नीचे एक्स बार आता है, तो आपको देखो वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, अगर डेटा के टर्म में सैंपल पॉइंट्स के टर्म में बात करेंगे तो कहने का सिंपल यहाँ पे है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन ये है। तो इसका जो रेशियो है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, सो इस रेशियो को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये डेफिनेशंस लिख रहा हूं जस्ट मैं। अब इस पे क्वेश्चंस भी आए हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे, एक दो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो अभी मैंने तीन चीजें डिफाइन की है, वेरिएंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करके ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस हो गया। वेरिएंस का स्क्वायर रूट लोगे आप तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन देगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन ले लो आप, तो आपको मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये तीन टर्म है जिसपे देखते हैं क्वेश्चंस जैम में और गेट में आए हैं, तो ट्राई करते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो तो ये पार्ट हम लोग कर रहे थे, तो तुम लोगों को भी 6 से इक्वलिटी नहीं हुआ, तो इसी क्वेश्चन में देख लो, अब जरा ट्राई करके देखो। तो अभी जस्ट फर्स्ट पार्ट ही करता हूँ, बाकी पार्ट तुम लोग कर ही चुके हो, है ना। तो हमने ये दोनों पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। चलिए तो आप लोग ट्राई कीजिए। सो ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी देख चुके हो। तो ये पीडीएफ ऑफ एक्स आपको गिवन है 5 अपॉन एक्स की पावर 6 जब x मोर देन इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 1, मोर देन 1, ठीक है, एंड 0 अदरवाइज। तो अब बताओ मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। तो ये सिंपल आप डेफिनेशन जानते हो, सिग्मा अपॉन ई एक्स या सिग्मा अपॉन म्यू लिख दूं मैं अगर, म्यू इस तरह से। सो आप सिग्मा निकालो, म्यू निकालो और डिवाइड करो, मुझे बताओ आंसर आप लोग। तो मुश्किल तो है नहीं, यू नो हाउ टू फाइंड वेरिएंस। अब ट्राई करके देखो पहले, ट्राई करो। जिसको डाउट उठ हो, कुछ लगे कि सर बता दो, तो आप मुझे बताना ओपनली, शर्माने की जरूरत नहीं है, डरने की भी नहीं। सर सही आया, यही आया 4। अच्छा मतलब ये ट्रू है।
सो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है। हाँ सर 1/√15 आता है। अच्छा 1/15 ओके, 1/15 है। तो ये गलत है मतलब ऑप्शन। ओके सो EX निकालना है आपको और EX स्क्वायर निकालना है। चलो बताओ 1 बाई 1 EX कितना आया आपका इसमें कैलकुलेशन करके। सर 5/4 ये आया 5/4। EX स्क्वायर कितना आया 5/3 सर 5/3 5/3। तो यहाँ से हम वेरिएंस निकाल सकते हैं सिग्मा स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला है EX का स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। सो ये आपका फॉर्मूला है वेरिएंस का, तो लगा लेते हैं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ से। तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर आ गया EX स्क्वायर 5/3 माइनस मीन का स्क्वायर, सो 25/16 हो गया ये। और इसका जस्ट आप एलसीएम ले लीजिए तो 16 है ये। सो चलो 48 80 माइनस 75 5/48। तो ये आपका 5/48 आ गया सिग्मा स्क्वायर। तो ठीक है, तो यहाँ से देखो सिग्मा की वैल्यू आएगी √5/48 म्यू जो कि मीन है, तो आया हुआ है 5/4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो आपको जस्ट इसको डिवाइड करना है ना। सो हमें क्या करना, हमें पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हमसे पूछा गया ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये सिग्मा अपॉन म्यू, तो यहाँ से √5 और ये जो है √48, 16 3 जा, तो 16 में तो 4 बाहर आ जाएगा, √3 रहेगा अंदर, और अपॉन में म्यू है तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4/5। सो ये 4 4 कैंसिल, सो बचा क्या 4 4 कैंसिल, तो बचा आपके पास √5 ऊपर है, √5 अपॉन 5 √3। अब देख लो ये 5 से काट दो √5 टाइम में, तो बचा 1/√15। ओके, तो मतलब ये जो कह रहा है 4/√15 ये गलत कह रहा है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में गलत है, मतलब चेक कर लीजिए बाकी लोग। ठीक है, तो यहां से ये समझ आया कि सिग्मा बाई म्यू निकालोगे 1/√15 आएगा। सो ये है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो किसी को इसमें डाउट है तो बताइए, है ना। सिंपल मुझे जरूरत है मीन और वेरिएंस की, तो स्टैंडर्ड वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन से उसका रेशियो ले लेंगे मीन के साथ, तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। चलो नेक्स्ट। सर एक बार मीन कैसे निकाला जाता है एक बार बता दीजिए। जी जी, तो जैसे अगर आप मीन फाइंड करते हैं तो आपको डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा मीन के डेफिनेशन से। सो मीन का डेफिनेशन क्या है आप ही बताइए। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में कैसे निकालते हैं आप मीन, याद है डेफिनेशन? सर इंटीग्रेशन 0 to infinity x into f(x) dx। हाँ, x into fx dx। तो ये तो हालांकि देखेंगे आप माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है जब हम पीडीएफ से लिखते हैं तो यहाँ पे, और लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ 1 से दे रखा है ना, तो आपके जो क्वेश्चन में है ये बोल रहा है कि 1 से इंफिनिटी है। जब x 1 से ज्यादा है तो ये फंक्शन है, और 1 से कम है तो 0 रखना है। तो तुम इसको ब्रेक करोगे माइनस इंफिनिटी से 0, फिर 0 से इंफिनिटी, ऐसा कर सकते हो। 0 नहीं सॉरी 1 तक, क्योंकि यहाँ तो 1 पर ब्रेक किया है तो मुझे 1 तक ब्रेक करना है। तो 1 1। अब देखो जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 1 तक है तो पीडीएफ की वैल्यू 0 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इंटू 0 हो जाएगा, है ना, x इंटू 0 dx, और यहाँ आएगा x इंटू, और जब x की वैल्यू 1 से इंफिनिटी है तो पीडीएफ क्या है 5/x⁶। सो 5/x⁶ dx। तो ये तो 0 हो गया, 0 का इंटीग्रेशन 0, इसलिए बच्चा ये लिखता ही नहीं है, वो सीधा यहाँ से स्टार्ट करता है कि 1 से इंफिनिटी, है ना, तो सीधा स्टार्ट करता है 1 से। सपोर्ट क्या है, सपोर्ट पे इंटीग्रेट करना आपको सिंपल, तो सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से इंफिनिटी 5/x⁶ है इंटू x, तो ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लो आप, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पहला टर्म 0 हो गया, सर यहाँ से हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ना, ठीक है। सो 5, सर फार्मूला ही भूल गए थे हम। कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5/4, है ना, होता है कई बार, कोई बात नहीं, ठीक है। सो इससे आपका आंसर आ जाएगा 5/4।
चलो, तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अगला एक और क्वेश्चन आया होगा किसी ईयर में, ये 2023 जैम का ही है। 2022 में भी एक क्वेश्चन आया है इस पे। अरे ढूंढ नहीं पा रहा। अच्छा, ये तो सर जिसमें मतलब कि 2022 का यूनिफॉर्म का क्वेश्चन था, वो कोफिशिएंट कुछ करके ऐसा कुछ हाँ 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 वैसा कुछ है, देखते हैं एक बार। सो ये सब मैथ के, गेट मैथ के भी क्वेश्चन हैं इसमें कंबाइंड, इसलिए वो कोएफिशिएंट ट्रेस कर पा रहा है ये। ये क्वेश्चन है 56, देखिए जरा ट्राई करते हैं। तो वेरिएशन, तो इसे क्यों ट्रेस नहीं किया? तो ये 2022 जैम का है। आइए ट्राई करते हैं इसको। थोड़ा सा सम का जरूरत पड़ेगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कर लेंगे एक बार समझ के। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या है। सो क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि अ वैक्सीन, देखिए आप लोग, अ वैक्सीन व्हेन इट इज administered to an individual produces no side effect with probability 4/5। सो है ना, कोई वैक्सीन है, कोई साइड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है। माइल्ड साइड इफेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 2/5, सीवियर साइड इफेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/15, या 2/15 था, ठीक है। सो नो साइड इफेक्ट 4/5, mild side effects 2/15, severe side effect 1/15. Assume that the development of the side effect is independent across individuals, है ना। So the vaccine was administered to 1000 randomly selected individuals. So 1000 लोगों पे वो मतलब टेस्ट किया गया, ये समझ लो एक्सपेरिमेंट किया गया, 1000 डिफरेंट पर्सन पे वो वैक्सीन को टेस्ट किया गया। So X1 denote the number of individuals who develop mild side effect. तो X1 का इंटरप्रिटेशन देख के मुझे बताओ X1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सब बाइनोमियल, ठीक है ना। हाँ, तो सिंपल क्या होता है कि वी हैव 1000 ट्रायल्स, है ना। जैसे एक कॉइन को टॉस करते हैं एक ट्रायल, तो वैसे ही हर पर्सन को टेस्ट किया, तो उसके बाद या तो कोई एक इफेक्ट हो सकता है, मतलब या तो नो साइड इफेक्ट होगा या कुछ साइड इफेक्ट होगा, ऐसा समझिए दो, क्योंकि सक्सेस फेलियर ब्रेक करूंगा मैं इसको। तो यहाँ इसने कहा 1000 लोगों पे टेस्ट किया, और X1 क्या है, डिनोट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु डेवलप माइल्ड साइड इफेक्ट्स। सो X1 वो लोग हैं जिसपे माइल्ड साइड इफेक्ट डेवलप हुए। तो आपको अब डिसाइड खुद ही करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन देख के। अब कुछ लोग सोच रहे हो कैसे पता चलेगा, तो हालांकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 11 12 में भी है, 12th के एनसीईआरटी में भी, वहां पे भी है, मैं फिर से पढ़ाऊंगा। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन अगला पैराग्राफ है, अभी जो हम कवर कर रहे हैं पैराग्राफ, उसका अगला पैराग्राफ स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, वहां फिर से बाइनोमियल डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। तो बाइनोमियल में सिंपली इंटरप्रिटेशन होता है कि x इज नंबर ऑफ सक्सेस इन n IID ट्रायल्स, देयर आर n ट्रायल्स, है ना, उसमें आप हर ट्रायल के पास सक्सेस या फेलियर दो आउटकम होते हैं। सो x काउंट करता है नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, तो n में से कितनी बार सक्सेस आ सकती है वो x है। और जो नोटेशन होता है बाइनोमियल x, p ना, बाइनोमियल में n, p पैरामीटर्स है, तो n है नंबर ऑफ ट्रायल टोटल, p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। तो मेरा कहने का यहाँ मतलब ये हुआ कि
जो आपका x1 है ना, सो जो x1 है, number of individual who develop mild side effect, so this will have distribution binomial, n की जगह 1000 है, और ये mild side effect जो word है ना, ये इस random variable के लिए सक्सेस है, क्योंकि नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ x। तो जो भी टर्म यूज हो रही है वो सक्सेस है, माइल्ड साइड इफेक्ट इज सक्सेस। सो आपको देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल क्या है, स्मॉल p क्या है। तो वो क्वेश्चन में लिख रखा है कि माइल्ड साइड इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, दिख रहा है आप लोगों को, 2/15। सो ठीक है ना, 2/15 हो गई आपकी। तो ये x1 का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। नेक्स्ट x2 डिनोट द नंबर, फेलियर और वो ऐड कर देंगे, हाँ किसके लिए, फेलियर वाले के लिए सीवियर और वो ऐड करके, हाँ यस यस, बिकॉज हम वो ले लेंगे, इसका अपोजिट ले लेंगे, बाकी जो भी केसेस हैं उसको एक साथ ले लेंगे। ठीक है। तो x2 denote the number of individuals who develop severe side effect। अब x2 जो है सीवियर साइड इफेक्ट वाला है, तो x2 का डिस्ट्रीब्यूशन भी आप बता सकते हैं, क्या होगा, बाइनोमियल 1000, 1/15। ठीक है। तो x2 फिर से बाइनोमियल होगा 1000, अब आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है x2 में वर्ड यूज किया सीवियर साइड इफेक्ट, तो सीवियर वाले का हो जाएगा 1/15, है ना, 1/15 आ रहा है कोएफिशिएंट को पोजीशन, ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया। ऐसे आप देखना चाहो तो x1 x2 x3 बाई मतलब बाई वेरिएट में बाइनोमियल हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर तीनों को एक साथ लेके चलोगे तो ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, और ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी ईच टर्म, ईच कोएफिशिएंट का जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो बाइनोमियल ही आता है। तो हालांकि वो टॉपिक हमने अभी डिस्कस नहीं किया है कि मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि आपका जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो तो बाइनोमियल ही होगा। सेम अगर बाईवेरिएट नॉर्मल है तो वहां भी ऐसे ही होता है कि, या मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मल्टीवेरिएट नॉर्मल है अगर, तो उसमें क्या होगा कि ईच जो इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल है वो नॉर्मल ही आएगा, सेम यहाँ पे भी है। सो इंडिविजुअली वो बाइनोमियल ही जनरेट करेगा। x3 नहीं दिया उसने, x3 भी दे सकता था, जरूरत नहीं, x3 दिया नहीं उसने, तो मैं तीसरा टर्म जो है नो साइड इफेक्ट, माइल्ड साइड इफेक्ट, सीवियर साइड इफेक्ट, 3 तरह का इफेक्ट है, तो उस तीनों के करस्पॉन्डिंग 3 डिफरेंट रैंडम वेरिएबल जनरेट कर सकता था वो, तो उसके लिए वो ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता। बट अभी हम सिंगल की बात करें, सिंगल उस केस में मार्जिनल जो आएगा वो बाइनोमियल ही आएगा। तो x1 इज बाइनोमियल 1000 2/15, x2 इज बाइनोमियल 1000 1/15। अब आप क्या करेंगे, आपसे पूछ रहा है देन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x1 प्लस x2। तो आप मान लो x फॉर एग्जांपल x1 प्लस x2 है, ठीक है, इस तरीके से मान लिया। तो आपको क्या क्या जरूरत है इसमें, तो आपको जरूरत है e ऑफ x की, तो ये सिंपली हो जाएगा e ऑफ x1 प्लस e ऑफ x2 बाई प्रॉपर्टी ऑफ मीन। अब जरूरत है वेरिएंस की, वेरिएंस ऑफ x, तो x का मतलब है x1 प्लस x2, सो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2, हालांकि अभी 2 बार हमने पढ़े नहीं हमने, लेकिन मैं लिखा देता हूं फिर भी। तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 होता है, जो फॉर्मूला एक्चुअल है। तो ये सब बाई वेरिएट में आएगा वेरिएंस का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे इसने इंडिपेंडेंट दिया, हाँ इसने पहले ही बोल दिया है कि वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, जो तीनों हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट लिख दिया है। तो जब रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं तो कोवेरिएंस 0 हो जाता है। तो उस केस में हमारा काम का यहाँ चीज बस इतना है कि अगर रैंडम वेरिएबल x1 x2 इंडिपेंडेंट है तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, लाइक मीन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे किया तो वैसे ही हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडिपेंडेंट दे रखा है। एनीवे तो आपको बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे x बराबर x1 प्लस x2 है, सो मीन ऑफ x e ऑफ x1 मतलब मीन ऑफ x1 प्लस मीन ऑफ x2, वेरिएंस ऑफ x वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, इसको आप अप्लाई कर लो तो आप फाइंड कर सकते हो क्या, नाउ यू ट्राई। तो यू ऑलरेडी नो बाइनोमियल मीन np होता है, वेरिएंस npq होता है, ये आप लोअर क्लास से भी जानते होंगे पहले से। सो बताइए सर 1/15, ठीक है ना, 1/15 आ गया। सो बाकी लोग वेरीफाई कीजिए कि आपके 1/15 आ रहा है। सो मीन ऑफ x1 n इंटू p, सो ये हो गया 1000 इंटू 2/15, इस तरह से आ जाएगा।
वेरिएंस ऑफ x1 n p q इस तरीके से आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये हो गया ऐसे ही। सिमिलरली x2 के लिए बात करेंगे आप, सो मीन ऑफ x2 np 1000 into 1/15, वेरिएंस ऑफ x2 so 1000 1/15 14/15 इस तरह से आ जाएगा। अब थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेटर अलाउड एग्जाम में। अच्छा, आज वाले अलाउड में आई थिंक तुम लोगों को स्क्रीन पे कैलकुलेटर दिख नहीं रहा था, वो एक्टिव नहीं किया गया था, इनेबल नहीं किया गया था। हाँ सर, कैलकुलेटर नहीं था बस उसमें। हाँ, तो वो हमारे हाथ में है, वहाँ पे वो ऑप्शन रहता है, वो ऑफ कर रखा था ऑप्शन कैलकुलेटर का, तो वो ऑन कर देंगे तो हो जाएगा। आज तो बस एक टेस्ट, मतलब वो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कैसा वर्क कर रहा है, तो उसके लिए था। तो जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट देने के दो ऑप्शन है ना, एक तो फोन के थ्रू ऐप से दे सकते हो और लैपटॉप के थ्रू आप जो वेब पोर्टल है उससे दे सकते हो। आप दोनों में सेम ही चीज़ है, तो आप फोन से ऐप है ना, फोन से आप ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और जो लैपटॉप से अगर आप दोगे तो उसमें वेबसाइट का जो लिंक है उस पर जाके लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करो, टेस्ट दे के देख लेना एक बारी। और आगे फ्यूचर में अभी इसी पे टेस्ट कंडक्ट करेंगे, दोनों चलता रहेगा, गूगल फॉर्म पे भी टेस्ट होता रहेगा, दोनों पे रखेंगे, क्योंकि उसमें कुछ जैसे, क्योंकि मैं रिवीजन पे बहुत भरोसा करता हूँ, करना ही पड़ेगा तुम्हें। जैसे PYQs हैं, तो अभी एग्जाम के PYQs का भी टेस्ट होता रहेगा बीच में रिवीजन के, ताकि ये टेस्ट कर सके कितना कितना स्कोर आता है। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो उसी में से टेस्ट है ना, कई बार असाइनमेंट जो हमने दिए हैं उसके थ्रू भी कुछ टेस्ट आपको मिल सकते हैं, बस ये टेस्ट करने के लिए कि आपने कितना रिवाइज किया है, या कि आप उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अगर फिर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, है ना, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। बार बार आप घर पे एक चीज को 10 बार करो, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तो वो हम आपको टेस्ट के थ्रू रिवाइज करा देंगे वो चीजें। लेकिन वहां भी अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो गलत बात है ये सर जी। सर ये जो टेस्ट हो रहा है ना, मतलब कि उसमें एक बार एक्सेस होता है ना, वो तो आपके साइड पे है ना, क्योंकि टेस्ट एक बार देने के बाद ना, वो एनालिसिस करने के बाद ना, फिर उसको दो बार देने का मन करता है, मतलब कि फिर से एनालिसिस करने के ना, तो आप मतलब हो सके तो मतलब 2 बार एक्सेस दे देना, मतलब कि रिपीट भी कर सकते हैं, उसका ऑप्शन रहता है, तो उसमें वहाँ पे है ऑप्शंस, वो मतलब कि आपके पास होगा ना, मतलब कि हाँ कितनी बार टेस्ट दे सकता है बच्चा, तो वो भी कर सकते हैं। अभी जाके ऐसे आप सॉल्यूशन में जाके देख सकते हो अपना परफॉर्मेंस, उसमें जाना था ना, बाद में एनालिसिस आता है ना, तो आप देखना एक एनालिटिक्स नाम का एक वो टैब होगा, तो उस पर आप क्लिक करो, तो उस पर आपको मिल जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, आपने क्या क्लिक किया है, तो उस तरह से बता देगा, वो रिपोर्ट बता देगा। ठीक है, दोबारा भी एक्टिव कर देंगे, सब आगे होगा तो ऐसा कर लेंगे टेस्ट को, है एक बार दिया आपने, जो गलतियां समझ आई उसको ठीक करो, नेक्स्ट टाइम दो, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा हो कि 100% आने चाहिए, मतलब आंसर रट्टा नहीं मारना, एटलीस्ट आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट फिट हो जाए, वो मिस्टेक्स ना हो दोबारा, ये चीज है। मतलब कहने का मतलब आपका भी यही है कि वो रिपीट, जो मिस्टेक आपने पहली बार की है वो मिस्टेक दोबारा ना हो, ताकि वो फ्यूचर में भी कोई अगर क्वेश्चन वैसा एग्जाम में भी दिखे तो वहां भी उस तरह के मिस्टेक्स ना हो। रिवीजन का पर्पस भी यही होता है कि आपने जो पहले मिस्टेक्स किए वो अब आगे ना करो, ये है। ओके, तो ठीक है, यहाँ से डिसाइड कर लो आप, तो EX आपका आ जाएगा, देख लो भाई, इन दोनों को ऐड कर लो, EX1 EX2 को, कितना आ गया 1000/5, कितना है भाई 200 EX इसका मीन, और वेरिएंस ऑफ X 1000 तो कॉमन ले लोगे, 26 प्लस 26, इसको ऐड कर लो दोनों को, ये बोल रहा हूँ ऐड कर लो बस, सो 14 प्लस 26 40 हो गया ना, अच्छा 40/this, तो 1000 रहेगा इंटू 40/15 इंटू 15, सिंप्लीफाई कर लो इसको जो भी आता है। सर अंडर रूट लेंगे तो 200/15 ही आ जाएगा। अच्छा, तो ये आपका, इसका अगर रूट ले लूं मैं वेरिएंस का, हाँ वेरिएंस का रूट ले लेते हैं, चलो, तो रूट अंडर वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, तो रूट ले लेंगे तो आप ये 1 पे कितने जीरो हो गए थे, 2 आ जाएगा, और 1 पे 4 जीरो है, तो 00/15 इस तरह से आ जाएगा इसका रूट, ठीक है, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना, यहीं से आ जाएगा। ओके, तो ये आपका सिग्मा आ गया, और ये आपका म्यू आ गया, तो म्यू आ गया, सिग्मा आ गया, तो COV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा बाई म्यू, डिवाइड कर लो सिग्मा को म्यू से, तो ये 1/15 आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/15, है ना। तो यहाँ बोला हुआ राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आपको डिवाइड कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना है, और जो डेसिमल के 2 डिजिट
तक आप कंसिडर कर लो। अब इसमें किसी को डाउट है तो बताइए आप, कहीं पे डाउट हो तो पहले तो हमने डिसाइड किया कि x1 x2 बाइनोमियल है, फिर उसके मीन और वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पे सम का COV पूछा था, तो सम को एक नया नाम दे दिया x, अब मीन x और वेरिएंस x फाइंड कर लिया सेपरेटली। तो ये फॉर्मूला हो गया, इंडिपेंडेंट है तब, है ना, तो इस केस में ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। मीन पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिपेंडेंट हो या ना हो x1 x2 यही फॉर्मूला रहेगा। वेरिएंस में थोड़ा चेंज होगा जो कि डिटेल में आगे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। तो अभी आपके पास ये इंडिपेंडेंट हो तो वेरिएंस x बराबर वेरिएंस x1 प्लस द वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस x2 हो गया। अब आपको बाइनोमियल n, p का मीन होता है n इंटू पी, वेरिएंस है n इंटू पी इंटू क्यू, तो उससे आ गया x1 x2 का वेरिएंस, फिर आपने ऐड कर लिया तो इससे आ गया इजीली। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे क्वेश्चन था, टू क्वेश्चंस, एक 2022 में आए, उससे पहले ये सिलेबस में नहीं था, 2021 में सिलेबस चेंज हुआ था। जो 2022 का एग्जाम है, आई थिंक ये पहला एग्जाम था जिसमें 70-30 हुआ था और इसमें सिलेबस चेंज हुए थे। उससे पहले 2021 तक का पेपर अगर आप चेक करोगे ना तो 2021 जैम के एग्जाम में 40-60 का रेशियो था, 40% मैथमेटिक्स आते थे, 60% स्टैटिस्टिक्स आते थे। तो 2022 का एग्जाम जब हुआ तो उसमें दो चेंजेस हुए, एक तो कुछ सिलेबस ऐड हुआ है, आप देखोगे कुछ सिलेबस उन्होंने ऐड किया है। 2021 का सिलेबस थोड़े कम था, 2022 में कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब नहीं था पहले सिलेबस में। तो ये पहला क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे 2022 में ही आया है, दूसरा क्वेश्चन 2023 में आया है, अगले साल भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से तो ये टॉपिक 2022 में ऐड हुए हैं और 30-70 हो गया था, तो 70% वेटेज और स्टैटिस्टिक्स 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के। सेम गेट का भी है, गेट में भी 70 मार्क्स के स्टैटिस्टिक्स, 30 मार्क्स के मैथमेटिक्स और 15 मार्क्स को एप्टीट्यूड अलग है गेट में। मतलब मार्क्स नहीं, परसेंटेज, मतलब सॉरी, एग्जाम तो 100 मार्क्स का ही है ना गेट का, तो 15 मार्क्स हटा दो, 85 बचे, 85 में फिर 70-30 का रेशियो अराउंड है अप्रॉक्स। चलो तो आइए कुछ क्वेश्चन वेरिएंस पे ट्राई कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग वेरिएंस पे ट्राई कर लेते हैं। ये अभी रहेगा ना, ये आगे करेंगे, अलग हमने एक किया था उस बैच में। अब ये एक्चुअली करने के लिए आपको पहले एमजीएफ पढ़ना पड़ेगा, एमजीएफ आगे आएगा, एमजीएफ से डिस्ट्रीब्यूशन से फिर ये आएगा, तो ये थोड़ा सा एमजीएफ बेस्ड क्वेश्चन हो गया। कोवेरिएंस है, जैसे यहाँ कोवेरिएंस पूछ लिया तो सब आगे आएगा, कोवेरिएंस बिटवीन। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे कोवेरिएंस को भी शॉर्ट में सीओ भी लिखे रहते हैं, बुक में भी देखते हो आप ऐसा लिखा रहता है। हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ रहे थे, तो वो था सिग्मा अपॉन म्यू, और यहाँ है कोई कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, तो ये अलग है, ई ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई, है ना, तो वो अलग है ये। और सब लोग जानते हैं ऑलरेडी, तो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ये सब आगे करेंगे। डायरेक्ट वेरिएंस में कम क्वेश्चन है, सब यूएम वीयू से रिलेटेड है। तो यूएम वीयू पे भी एक क्वेश्चन हर साल आता है, एक दो क्वेश्चन तो आएगा ही, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर पे।
चलिए जैसे ये क्वेश्चन ये देख लेते हैं, ऐसे मुश्किल तो नहीं है लेकिन मीन वेरिएंस दे रखा है। क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल है। अच्छा नॉर्मल है तो नॉर्मल पढ़ना जब बाद में तो देखना। ये वेरिएंस के डेफिनेशन पे ही हालांकि है, फिर उसमें देखना पड़ेगा, दो रैंडम वेरिएबल है यहाँ पे। चलो ये ट्राई कर लेते हैं। तो बाइनोमियल थोड़ा बहुत आइडिया है ना आप लोगों को क्लास 12 वाले तरीके से। तो देखो जैसे यही क्वेश्चन एक बार जैसे एग्जांपल के लिए और देख ले। सो ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे जिन लोगों को आइडिया नहीं मैं बता देता हूँ, जस्ट आइडिया होगा ही ऐसे। तो ये आपको बोल रखा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल, है ना। तो x है बाइनोमियल 5, p। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू मान लो स्मॉल x है, तो ये होगा 5 चूज स्मॉल x p की पावर x 1 माइनस p की पावर 5 माइनस x। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है ना, जहाँ पे x की वैल्यू हो सकती है, सो जहाँ पे x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 अप टू 5। ठीक है, ये हो गया आपके पास, ये पीएमएफ लिख दिया मैंने इसका। अब आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 टाइम प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसका वेरिएंस क्या आएगा। तो ट्राई करके देखिए। ओके हाँ सर सही है। 2/3 1/3 आ जाएगी। हो गया जी बाकी लोग का। तो क्या करना है, सिंपली आपको x बराबर 2 दे रखा है, तो ये क्या होगा 5c2 p की पावर 2 1 माइनस p की पावर 3 इक्वल है 2 टाइम 5c3 p की पावर 3 1 माइनस p की पावर 2। तो 5c3 5c2 इक्वल होता है p स्क्वायर से एक पावर कट गया, 1 माइनस p स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो बचा गया, तो यहाँ बचा जस्ट 1 माइनस पी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में है 2 टाइम पी। चेक कर लो, ठीक है। सो मैं बस इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी और इसकी वैल्यू यहाँ लिखा, बस इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से आ गया p बराबर 1/3। सो नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन इज बाइनोमियल 5, 1/3। तो ये ठीक है ना। तो ये जस्ट इक्वेशन क्यों दिया था, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन से p की वैल्यू निकल आएगी। p की वैल्यू आ गई तो आपके पास पुट कर लो। अब बाइनोमियल np हो गया, वेरिएंस क्या होता है npq, तो 5 इंटू 1/3 इंटू 2/3 तो 10/9। ओके है जी सबके लिए। तो वेरिएंस जस्ट याद रखना, बाइनोमियल में npq होता है बाइनोमियल का। सो इस तरीके से है।
अच्छा एक्स बी द पीडीएफ, तो कहना चाह रहा है कि हाँ जी, so how will you decide? सर गामा है तो ए तो एग्जिस्ट करेगा। which of the following is not true, है ना। तो ये तुम e ऑफ 1/x निकाल के देखो, अगर तुमसे पूछूं मैं, हाँ सर पहले दो करेंगे, सी निकालना पड़ेगा। हाँ पहले c निकाल के देखो, क्योंकि पहला तो हाँ वैसे तो अभी चूंकि गामा जिन लोगों ने पढ़ा उनको आइडिया है। देखो तुमसे यहाँ पूछ रहा है कि इसके लिए कौन सा ट्रू नहीं है, मीन एग्जिस्ट, तो ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे वहां पता चलेगा कि लैम्डा और अल्फा दोनों अगर पॉजिटिव है तो मीन वेरिएंस तो होता है ना, मीन का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना। तो अल्फा बाई लैम्डा मीन आएगा, वेरिएंस अल्फा बाई लैम्डा स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगी। सर सी नहीं करेगा तो c में एक्चुअली e ऑफ 1/x निकालोगे, सो दैट विल नॉट एग्जिस्ट, है ना। तुम ट्राई कर सकते हो। पावर में अल्फा -2 हो जाएगा ना, फिर अल्फा 1 ले लेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, गामा फंक्शन ही नहीं बनेगा। हाँ यस, तो वो गामा फंक्शन बनेगा ना एग्जिस्ट, क्योंकि गामा फंक्शन डिफाइंड है अल्फा मोर देन 0 के लिए, तो वहाँ x की पावर अल्फा -2 आ जाएगी। यस हाँ यस सर, 1 पे चेंज कर जाएगा। अच्छा, अब जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा उनको क्या होगा, तो गामा फंक्शन अभी इंटीग्रल कैलकुलस में भी आएगा, तो वहाँ पे आप देखोगे जो गामा फंक्शन है ना, वो है ना, जब आप गामा फंक्शन सिंपल पीडीएफ की तरह ट्रीट करके भी कर सकते हैं वैसे। हाँ, कोई आईडिया नहीं है, तो उसके पहले गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जानना पड़ेगा उनको। फिर भी ये क्वेश्चन मीन वेरिएंस पे ही बेस्ड है, सो आप ट्राई कर सकते हो। अब चाहो तो ये जो ऑप्शन ट्राई करके देख लो, सबका मीन वेरिएंस फॉर्मूला पता है ना, मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से अभी क्योंकि कुछ टॉपिक पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए अभी ऐसा हो रहा है। जब एंड में हम पीवाई क्यू डिस्कस करेंगे ईयर वाइज जो क्रैश कोर्स में, तब तो ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं पढ़ा है, तब वहाँ तुम बेस्ट अप्रोच डिस्कस कर सकते हो कि कैसे इजीली कर सकते हैं। अभी क्या है, कुछ टॉपिक पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा, कुछ लोगों ने ऐसा है, बट फिर भी तुम्हें सोचना होगा कैसे तुम एग्जाम में आसानी से कर सकते हो। बट एग्जाम में पूरा सिलेबस पढ़ के जाओगे ना, तो तब तुम्हें ऐसा नहीं होगा तुमने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, वैसा नहीं होना चाहिए ना। ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से बेस्ड है हालांकि। तो डायरेक्ट वेरिएंस पे ऐसे कम क्वेश्चन है जो डायरेक्ट वेरिएंस पूछा है आपसे, है ना। एक क्वेश्चन था वो, तो बाकी तो वैसे ही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन वेरिएंस निकाल के देखो, मैं लिखता हूँ कुछ क्वेश्चन, है ना। सो एक तो कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो पहले वेरिएंस की। सो प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे पहला अगर पूछे वेरिएंस ऑफ सम कांस्टेंट, किसके इक्वल आएगा ये? सर 0। सो वेरिएंस ऑफ सम, कोई भी कांस्टेंट 0 आएगा। कैसे? अगर मान लो इसको प्रूव करना है तुम्हें, कि कैसे होगा ये? सर वो फॉर्मूले में x - cx 0 हो जाएगा। हाँ, तो तुम अगर देखोगे वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट, तो बाय डेफिनेशन तुम्हारे पास कोई भी यूज कर लो, या तो यही वाला यूज कर लो, तो e ऑफ x स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर वाला यूज कर लो चाहो तो यहाँ पे तुम्हारा x क्या है? x तो कांस्टेंट है ना। वेरिएंस x जो आप जानते हो वो ये है। सो वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट यू विल पुट तो e ऑफ k स्क्वायर माइनस e ऑफ k का होल स्क्वायर। अब होगा क्या, अब यहाँ मीन की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी फिर। सो मीन में क्या था कि k स्क्वायर कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट का मीन सेम कांस्टेंट रहता है, सो ये k स्क्वायर ही रहेगा, कांस्टेंट है। तो अब हम e ऑफ k इज k स्क्वायर, तो ऐसे कर लो।
या एक्चुअल मेन डेफिनेशन यूज करोगे तो x माइनस के वहाँ 0 हो जाता, वही बात है। तो ये हो गया। और इनफैक्ट यहाँ पर अच्छा कॉन्सेप्ट ये है, तो अभी तुमने क्या देखा, किसी कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है, और अगर इसका मैं कन्वर्स लिखूं अगर कि वेरिएंस ऑफ x इज 0, देन व्हाट कैन यू से अबाउट x? समझ लो ना? हाँ वही पूछ रहा हूँ अभी, कन्वर्स इसका मैंने कहा कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होगा, ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल फिक्स कर दिया, कांस्टेंट का वेरिएंस 0 है। अगर किसी भी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 होगा तो व्हाट कैन यू से अबाउट x? जैसे सॉरी वायर में ना पैर फंसा था, हाँ, तो जैसे इसने कहा कांस्टेंट हो भी सकता नहीं भी हो सकता, क्या ये सही है? मैं कह रहा हूं अगर किसी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 है तो उस रैंडम वेरिएबल के बारे में क्या बोल सकते हो, क्या वो कांस्टेंट ही होगा? डीजेनरेट का मतलब क्या होता है? तो डीजेनरेट का मतलब यही है, कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो इनफैक्ट ये इफ एंड ओनली इफ ट्रू है ये, ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ है कि मतलब कोई कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होगा, और अगर किसी भी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 है तो वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। और ये जब लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग, हमारा क्या मीनिंग है इसका मीनिंग ये मतलब है कि दैट इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1, इसका ये मीनिंग है। जब भी कोई बोलता है कि रैंडम वेरिएबल कांस्टेंट के इक्वल है तो मतलब वो डीजेनरेट की बात कर रहा है कि रैंडम वेरिएबल के सपोर्ट में सिंगल पॉइंट है, और किसी रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट में अगर सिंगल पॉइंट है, समझ लो ना, सपोर्ट या रेंज अगर सिंगल पॉइंट सिंगलटन सेट है तो वो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है, या सर सपोर्ट में एक ही पॉइंट है। इसी को मैं ठीक से लिखूं या इसी चीज को मैं फिर से लिखूं ठीक से, तो क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x बराबर 1 व्हेन x इज सम कांस्टेंट 0 अदरवाइज, तो ये मतलब हुआ। तो ये सेम ही चीज है। तो ऐसा कोई रैंडम वेरिएबल नहीं एग्जिस्ट करता है जिसके सपोर्ट में मोर देन 1 पॉइंट हो, मतलब ऐसा कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ही नहीं जिसका वेरिएंस 0 हो जाए, ठीक है। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हुज वेरिएंस इज 0। अब अगर किसी का वेरिएंस 0 है तो वो इसको हम डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, जो कि बाद में डिस्कस करेंगे, सिलेबस का पार्ट है। स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वाले पैराग्राफ में ये वर्ड है। तो सिंगल किसी एक ही पॉइंट पे पूरी मास 1 है, किसी एक ही पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 1 है, तो इसको डीजेनरेट बोलते हैं, या इसी को कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल बोल देते हैं कि x किसी कांस्टेंट के इक्वल है, मतलब इस प्रोबेबिलिटी 1 है इसीलिए। सो ये इफ एंड ओनली इफ होगा, ठीक है। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता x की 2 वैल्यू हो जाएगी, x के रेंज में एक ही पॉइंट है अगर वेरिएंस 0 है। अच्छा, ऐसे भी लॉजिकली आप लोग वेरिएंस जानते हो कितना वेरी कर रहा है डेटा, तो वेरिएंस 0 है, वेरी कर ही नहीं रहा, तो मतलब वो कांस्टेंट ही एक ही वैल्यू जो है रिपीट हो रही है बार-बार, है ना। देयर इज नो वजह से कंटीन्यूअस में वो जो आप बोल रहे हो नहीं होगा, हाँ, तो पॉइंट में भी डिफरेंस होगा ही एटलीस्ट, यस, तो सेम ही रह जाएगा हर बार। तो ठीक है, चलो अब तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी वेरिएंस की जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे वो ये है कि चलो तीसरा लिख देता हूं, वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट टाइम x, सर k स्क्वायर इनटू वेरिएंस, ठीक है। इसको प्रूव करना है तो इसी फॉर्मूले से प्रूव हो जाएगा, ये भी सेम तरीके से, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि कांस्टेंट बाहर निकालोगे वेरिएंस में से तो स्क्वायर बन के बाहर आएगी। अगर कांस्टेंट को बाहर निकालोगे ना, आपको याद होगा जब लोग मीन पढ़ रहे थे, सो मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन में e ऑफ kx इज जस्ट k टाइम मीन ऑफ x, है ना। हम लोग ये पढ़ रहे थे मीन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ, इस तरह था कि कांस्टेंट का मीन कांस्टेंट है, k टाइम x का मीन k टाइम ex है, इस तरीके से, है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ kx इज k टाइम ex, ऐसा हो जाएगा। और बट यहाँ वेरिएंस में ऐसा है, कांस्टेंट का वेरिएंस 0, k टाइम x का वेरिएंस k स्क्वायर वेरिएंस x। और जो मैं अभी यूज कर रहा था, उस समय यूज कर रहा था एक फॉर्मूला ना, कि वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2। तो अगर आपको नहीं पता है कि x1 x2 इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल फिर से आगे आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी समझो, अगर हमें नहीं पता x1 x2 इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो इन जनरल इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस
वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x1 कॉमा x2। अब यहाँ पर बच्चों को लग रहा होगा ये क्या है, व्हाट इज दिस? सो ये CO भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं है, कोवेरिएंस है ना। तो ये जो है कोवेरिएंस है जो फिर से आगे आएगा ज्वाइंट में, कोवेरिएंस ऑफ x1 एंड x2 या बिटवीन x1 एंड x2। सो ये एक्चुअली ज्वाइंट में डिस्कस करेंगे, एक बार लिख दिया, फिर दोबारा जब वहां लिखूंगा तो आपको याद आएगा कि हाँ वो यूज किया था पहले, तो बेटर रहेगा ना। तो अभी बस लिखा दिया कि ऐसा होता है कि वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2, जरूरी नहीं है कि वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस x2 हो, कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा, वो डिपेंड करता है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। इंडिपेंडेंट है तो वो जीरो हो जाता है। ये रिजल्ट आएगा कि व्हेन टू रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट द कोवेरिएंस इज जीरो। सर श्योर इवेंट का जो रैंडम वेरिएबल बनाएंगे तो वो डीजेनरेट बनेगा? हाँ, श्योर इवेंट क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो ना। हाँ, तो अगर श्योर इवेंट जो है तो उसके करस्पॉन्डिंग सिंगल अगर आउटकम मिलता है आपको रैंडम, मतलब ऐसा हो कि जो इवेंट है, लेकिन श्योर इवेंट ये होता है कि आपके पास हाँ, लेकिन यहाँ हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है सैंपल स्पेस एक्चुअली एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही होगी। मतलब श्योर इवेंट जरूरी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि इवेंट तो अलग अलग हो सकते हैं ना। अच्छा मान लो चलो श्योर इवेंट ठीक है, तो उस केस में डिपेंड करेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो अगर सिंगल पॉइंट आ रहा है तो हो सकता, मतलब कहने का यहाँ मतलब ये है कि जो भी सैंपल स्पेस के तुम्हारे पास पॉइंट्स हैं, अगर वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है ना, ऐसा तो हो सकता है कि श्योर इवेंट के करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू आ रही हो, मतलब। तो अगर रैंडम वेरिएबल क्या करता है, जो आउटकम्स है सैंपल स्पेस को नंबर में मैप करता है। तो अगर सारे आउटकम सैंपल स्पेस का जो है एक ही नंबर पे जा रहा है तो वो डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल है एक्चुअली। ये अगर अलग अलग नंबर्स क्रिएट हो रहा है रैंडम वेरिएबल में, अगर मोर देन 1 पॉइंट है तो वो फिर डिजेनरेट नहीं होगा। या अगर मास अलग अलग पॉइंट पे है ना है तो सिंगल पॉइंट पे फुल मास है तब ये डिजेनरेट होगा। चलिए आगे ठीक है। तो अभी क्या डिस्कस किया हमने, अब क्या रह गया, एक फॉर्मूला आता है स्क्यूनेस का, तो लिख लो स्क्यूनेस कर्टोसिस का फॉर्मूला लिख लो। सो स्क्यूनेस ऑफ रैंडम वेरिएबल x, अभी जस्ट इसका रिजल्ट लिख लो, हालांकि इसको डिटेल में कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी मेनली मेजर करना हमें मेनली क्या है, इसका फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। सो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है स्क्यूनेस किसी रैंडम वेरिएबल का, कोई बताओ। सर मीन माइनस मोड समथिंग होता है, भूल गया। नहीं रैंडम वेरिएबल के लिए x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इसका होल क्यूब आएगा, इसी को तुम ओपन कर सकते हो। तो म्यू क्या है, सो ये फॉर्मूला आएगा रैंडम वेरिएबल के लिए स्क्यूनेस का। और कर्टोसिस का क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कर्टोसिस ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो ये आएगा तुम्हारा x माइनस म्यू बाई सिग्मा की पावर 4। सो जहां पे क्या है, व्हाट इज म्यू, सो हियर म्यू है वो ex है, ठीक है ना, मीन, एंड जो सिग्मा है वो रूट अंडर वेरिएंस, मतलब इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अभी तुम जैसे एग्जांपल के लिए अगर पूछ लो तुमसे, सो वैसे कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होगा, थोड़े थ्योरम्स आ जाएंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे नॉर्मल रैंडम वेरिएबल तुम लोग को आइडिया है, तो अगर मान लो अगर जिन लोगों को आइडिया है थोड़ा बहुत, लेट्स से हाँ बीटा 1 बीटा 2, इसी को ओपन करोगे ना, a माइनस बी का होल क्यूब लगा सकते हो यहाँ पे। तो ओपन करोगे तो क्या क्या टर्म्स बनेंगे, ex में आएगा, ex स्क्वायर में आएगा, ex क्यूब में आएगा ना। तो उसी को वो लोग मोमेंट्स के टर्म में लिखते हैं वहां पे, यही चीज। इसी में तुम a माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला लगा लो तो क्या आएगा, अगर तुम बाइनोमियल थ्योरम लगा लो इस पे, तो 4 टर्म मतलब पावर 4 है, 5 टर्म आएंगे न्यूमरेटर में,
तो उस 5 टर्म की उसमें एक कांस्टेंट होगा, एक EX होगा, EX स्क्वायर होगा, EX क्यूब होगा, EX4 होगा। तो उसी को वो लोग अलग अलग नोटेशन में लिखते होंगे, है ना, मोमेंट्स के टर्म में लिखते हैं। चेक करो, है वही, बस उसको सिंप्लीफाई किया होगा। मोमेंट्स के टर्म में ओपन कर सकते हो, कोई ओपन करके देखो क्या आएगा। मुझे ये याद रखना आसानी होती है, बाकी उसे वो याद रखना मुश्किल है। तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो तो उससे आ जाएगा, है ना। यू कैन ओपन इट, ए माइनस बी का होल क्यूब लगा के ओपन कर लो, और एक्सपेक्टेशन ही तो है तो उसको ब्रेक कर लो। ये कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में, यहाँ भी ऐसे ही है, तुम इसको ओपन कर सकते हो जस्ट। हालांकि इस पे अभी तक जैमो में कोई क्वेश्चन आया नहीं है, 2022 में भी नहीं आया कोई क्वेश्चन, 2023 में भी नहीं आया, क्योंकि 22 और 23 का सिलेबस कॉमन है। 2022 का जो सिलेबस है उसी को इन्होंने कॉपी कर रखा है 2023 में। 2024 में क्या होगा, तो अभी नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, तो उसमें सिलेबस नया आएगा। हो सकता है यही सिलेबस रखेगा या चेंज भी कर सकता है, तो वो जब तक नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा इस पर क्या चेंजेस किए, या सेम भी रख सकता है इस तरीके से। तो अभी जो हम लोग जो अभी कवर कर रहे हैं 2023 के सिलेबस हिसाब से कर रहे हैं, 24 का भी आएगा, सो उसमें पता चलेगा क्या चेंजेस हो रहा है। सो इस पे अभी तक एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन तुम ट्राई करना चाहो तो वही पूछ रहा था। मान लो x अगर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, और अब चूंकि ये नॉर्मल कुछ लोगों को पता नहीं होगा जो पहली बार प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे होंगे शायद, लेकिन फिर भी बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होगा, तो EX निकालना पड़ेगा, ये कर सकते हो चाहो तो यहाँ पे क्या आता है इसका आंसर, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये 0 होगा, एंड क्योंकि ऑड ऑर्डर मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ ये कितना आएगा, पावर 4, 3 सिग्मा रेज़ टू 4। 3 सिग्मा रेज़ टू 4 नहीं, मैं तो इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ सिग्मा के साथ, तो ये 1 into 3 होगी ना, जस्ट 3 आएगी। तो मतलब अगर कोई नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है तो उसके केस में जो स्क्यूनेस आता है इसका आप चेक करो, स्क्यूनेस ऑफ ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आएगा ना तो उसका 0 आएगा, कर्टोसिस होगा इसका ये आपके पास यहाँ पे 3 आएगा। एक एक्सेस कर्टोसिस होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं इसमें 3 को एक्स्ट्रा रखते हैं, प्लस समथिंग अगला डिफाइन करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो इन्होंने टर्म्स दिए ना, मेनली बस तुम्हें फॉर्मूला जानना। अगर तुम सिलेबस देखोगे तो ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, बहुत डिटेल में जानने की उतना हुआ नहीं, बस डेफिनेशन जानो और डेफिनेशन के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे अगर आप सिलेबस देखो तो इन्होंने जो लिखे हैं, हम डिटेल में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, लेकिन मेन अभी आइडिया नहीं, कभी क्वेश्चन आया नहीं है इस पे, तो कितना डिटेल में करना है, जैसे है ना। तो आप जैसे मैंने देखा क्वांटाइल, हमने अभी तक जब मैं लिखा है तो डेफिनेशन में लिखा है कि व्हाट इज मोड, व्हाट इज वेरिएंस, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, ये रिपीट ही है। अब जैसे है मेजर ऑफ स्क्यूनेस, सो मेजर ऑफ मतलब फॉर्मूला कि रैंडम वेरिएबल का स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है मेनली, व्हाट इज कर्टोसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब करस्पॉन्डिंग टू रैंडम वेरिएबल। तो मेनली इसका फॉर्मूला देखो और इसको कैलकुलेट करो। तो ये कैलकुलेट तुम जनरली तब कर पाओगे जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन का तुम्हें एग्जैक्ट आइडिया है, या मैं कोई अगर क्वेश्चन दे दूं तुम्हें, फॉर एग्जांपल चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, जैसे एक क्वेश्चन लिखो, ये फॉर्मूला तुम नोट कर लो, ट्राई करके देखो क्या आएगा। यही पे क्वेश्चन लिख देता हूं, देखो। सो क्वेश्चन है कि लेट fx ऑफ x, पीडीएफ दे देता हूं तुम्हें मैं, पीडीएफ तुम्हारा है 1 बाई या 1 ही लो, आसान क्वेश्चन लिखो चलो। 1 when x between 0 and 1 and 0 otherwise। अब तुम बताओ इसका स्क्यूनेस क्या होगा, मेजर ऑफ स्क्यूनेस ऑफ x एंड व्हाट इज द कर्टोसिस ऑफ x, इस फॉर्मूले से निकाल के बताओ। क्या फाइंड कर पाओगे, ट्राई करो। मैंने पीडीएफ दे दिया आपको, तो पहले आपको म्यू निकालना पड़ेगा, सिग्मा निकालना पड़ेगा, वो फाइंड कर लो, और उसके बाद जो भी क्वांटिटी आएगी उसका एक्सपेक्टेशन निकालने हैं। ट्राई करके देखो, और आपको ये आइडिया होगा, आई थिंक एक्सपेक्टेशन का आइडिया है ना, कि जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ मैं लिखा रखा हूं gx निकालना है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो gx टाइम पीडीएफ ऑफ x dx, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी फंक्शन। अगर कोई फंक्शन का निकालना तो ये चीज है, x का आएगा, यहाँ पे x होता तो यहाँ x आता। ट्राई कीजिए, मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
ट्राई करो। सो ये क्वेश्चन यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने। इसको तुम अगर ओपन करोगे तो क्या आता है, ये तुम्हारे पास आएगा, पहला वाला एक्सटेंड कर दो तो ये तुम्हारे पास आता है सर 0 आ गया EX क्यूब माइनस 3 टाइम म्यू सिग्मा स्क्वायर माइनस म्यू का क्यूब अपॉन सिग्मा क्यूब। ये तुम्हारा पहले वाले को ओपन करोगे तो एक्सटेंड करके ये आएगा तुम्हारा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 म्यू सिग्मा स्क्वायर माइनस म्यू क्यूब। जस्ट ए माइनस बी का होल क्यूब लगाना, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सर 0 ही आ रहा है इसमें बस। ओके एकदम भूल गए ना सर आप तो। क्या क्या एकदम भूल गए नहीं, वो सिंप्लीफाई कर दिया, वो सिग्मा स्क्वायर लिख दिया ना, तो सिग्मा स्क्वायर EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर मिक्स हो गया होगा, चेक करो। पहला तो 0 आया, दूसरा क्या आया, कर्टोसिस क्या आया? दोनों 0 आ रहे हैं। अच्छा दोनों 0 आ रहे हैं। बाकी लोग जी सबका यही आ रहा है क्या? हालांकि इसका इंटरप्रिटेशन भी है ना, जैसे हालांकि मीडियन का इंटरप्रिटेशन है कि वो मिडिल टर्म बताता है ना, मीन जैसे एवरेज है ना, मोड मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज है, तो उस तरह से क्या है, स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, तुम क्या देखते हो इसमें? सर ये वो कर्व की फ्लैटनेस और एक में वो पीक। हाँ एक तो देखते हैं पीक कितना है, हालांकि मेनली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में ही बात किया जाता है इसका, देखोगे तो कंपेयर करते हैं कि जो नॉर्मल का जो टेल है, एक तो टेल की बात करता है कि टेल इसका कितना स्प्रेड होगा, और दूसरा उसका जो पीक है वो कितना ऊपर होगा, वो मेजर करता है नॉर्मल के रेस्पेक्ट में। हालांकि तो कहीं कहीं एक और वर्ड यूज किया होता है एक्सेस कर्टोसिस। तो एक्सेस कर्टोसिस क्या होता है, दिस -3, जैसे हमने नॉर्मल का निकाला 3 आया, तो वो लोग क्या करते हैं कि -3 लिख देते हैं, तो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, नॉर्मल का कर्टोसिस 3 है ना, तो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में वो लोग लिखते हैं। सो जैसे मान लो स्क्यूनेस x का 0 आ गया, तो पॉजिटिव या नेगेटिव आया तो उसके हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। बट अभी तुम्हें कैलकुलेट करना है, उसके इंटरप्रिटेशन में तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सर स्क्यूनेस तो 0 ही आ रहा है। दोनों ये भी पोजीशन ऑन 0 आ रहा है। चलो को मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम, कुछ आएगा करना हो। देखो तो यहाँ जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, हमारे पास पीडीएफ क्या है, सो मेरे पास जो पीडीएफ है मैंने कहा 1 है 0 है, x 0 से 1 अदरवाइज, ठीक। तो मैं पहले EX निकालूंगा जो मेरा म्यू है, तो EX आपका x into 1 dx
0 से 1। तो जिन लोगों को पहले से पता है उनको पता होगा, आप EX स्क्वायर निकाल सकते हो अगर नहीं पता है आपको तो, है ना। ये यूनिफॉर्म 0 1 है तो डायरेक्टली मुझे म्यू और सिग्मा स्क्वायर पहले से पता है, जिनको आइडिया है। इनको नहीं पता है तो आप फाइंड कर सकते हो, है ना। क्योंकि स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है उसका मीन वेरिएंस आपको याद रखना पड़ेगा। तो आगे जब स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं। जो बाकी पढ़ चुके तो उनको पता है ऑलरेडी कि मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड मतलब यूनिफॉर्म का क्या होता है। तो EX स्क्वायर तुम चाहो तो फाइंड कर सकते हो, है ना। तो कितना आ जाएगा 1/3, और इस तरीके से सिग्मा स्क्वायर निकाल लोगे जो कि वेरिएंस ऑफ x है, तो ये आपका 1/12 आ जाएगा, है ना। क्योंकि फॉर्मूला होता है E ऑफ x स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, तो ये आपका 1/12 आ जाएगा इस तरीके से। तभी क्या क्या आ गया, मीन और वेरिएंस आ गया। अब आपको कैलकुलेट करना है जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल क्यूब। तो मुझे क्या करना है, तो ये बाई डेफिनेशन इंटीग्रेशन x माइनस सिग्मा का होल क्यूब इंटू PDF dx 0 से 1। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लो आप 0 से 1, तो मीन तो कितना आया था 1/2, तो x माइनस 1/2 का होल क्यूब, और डिनोमिनेटर सिग्मा क्यूब है, तो सिग्मा क्यूब मतलब क्या हो जाएगा 1/12√12, ऐसा कुछ है ना। तो ऐसा रहेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो dx। अच्छा, तो आप लोगों ने सिंप्लीफाई किया और ये 0 आया, ठीक है जी। तो और ऐसे दूसरा चाहिए आपको, तो ये स्क्यूनेस आ गया, स्क्यूनेस का फॉर्मूला है ये। कर्टोसिस के लिए क्या करना है, आप इंटीग्रेशन मुश्किल है ना, इसको बाहर कर लो कांस्टेंट को, और a माइनस बी का होल क्यूब लगा दो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा आपको तो उससे भी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी है x माइनस म्यू की पावर सिग्मा, इसकी पावर 4 इंटू PDF 1 dx 0 to 1। अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, पता चलेगा क्या हो रहा है। तो यहाँ 0 शायद ना आए, कितना आ रहा है सबका 0 ही आ रहा है, चेक करो बताओ एक बार ट्राई करके इंटीग्रेट करके। तो यहाँ सिग्मा 4 हो गया, सिग्मा स्क्वायर हमारा 1/12, तो ये 144 बाहर हो जाएगा 0 to 1 x माइनस 1/2 का पावर 4 dx। अब ये तो अच्छा क्यूब यहाँ क्यों ही लगाना है, अच्छा एक मिनट, इसको हम क्यों ही वो करते क्या बोलते हैं, ओपन क्यों करना है मुझे, x माइनस बी क्यू को खोलना क्यों है, सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो क्योंकि x माइनस हाफ तो x जैसा ही है, x जैसा ही है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस 1/2 का पावर 4/4 0 से 1 में इंटीग्रेट कर दो, तो जस्ट नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। सेम आई थिंक यहाँ भी हो रहा है। हेलो, मेरी टीचिंग होती है क्लास 11 बजे तक क्लास होती है मेरी, 6 से 11 डेली। हाँ क्लास में ही हूँ मैं। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग में आ जाओ वरना। ओके ओके, तो यहाँ से 0 ही आएगी ना, देख लो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 5/5। बताओ भाई 0 शायद ना आए, आएगी 0 नहीं आएगी ना, चेक करो एक बार, पावर 5/5 हो जाएगी वो। सो पावर 5/5, तो जब 1 रखोगे तो कितनी आएगी 1/2 की पावर 5/5 है, और दूसरे बारे में माइनस, तो ऐड हो जाएगा। मुझे लग रहा है कितना आ रहा है, तुम सब BA-CMA से पहुंच गए, इंटीग्रेशन करवा रहे हैं मुझसे, बताओ बताओ जल्दी। 1/9 देखो 144 तो है ही, इंटीग्रेशन बताओ फाइनली, या पूरा बताओ जो समझ आ रहा है वो बताओ, फाइनल बताओ। 1/960 ठीक। यहाँ 0 नहीं होगी, पावर 5/5 है ना, तो जब तुम 1 रखोगे तो 1/2 की पावर 4/5 माइनस, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इंटीग्रेटर पावर 4/4 हो रहा है, इवन है वो, मतलब पावर 4 है ना, तो वो सेम चीज आएगी 0 1 पे, तो इसलिए वो 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 नहीं आएगी।
ठीक है भाई। तो इस तरह से अगर तुम्हें स्क्यूनेस कर्टोसिस पूछे तो इस तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, बस फॉर्मूले लगाने हैं। जैसे मान लो एग्जाम में ऑप्शंस क्या क्या, फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वांटाइल, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो वैसे अगली बार पूछ लेगा कि स्क्यूनेस ऑफ एक्स एक ऑप्शन हो जाएगा या कर्टोसिस ऑफ एक्स, इस तरह से एक ऑप्शन पूछ लेगा तुमसे, उसे पूछ लेगा। ठीक है, अभी जैसे बाकी स्क्यूनेस पता तुम्हें क्या होता है, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अब कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक समझ आता है ना, मान लो ये के अबाउट सिमेट्रिक है, हालांकि सिमेट्रिक होगा तो म्यू के अबाउट ही सिमेट्रिक होगा, तो मैं सिमेट्रिक का भी डेफिनेशन लिखा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है हमें एग्जाम अभी भी। तो सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर ग्राफ देख रहे हो तुम, जो ग्राफ मैं बनाया हूँ ये एक्स है और इधर पीडीएफ है, सो एक्स वर्सेस पीडीएफ है, ये रैंडम वेरिएबल एक्स वर्सेस पीडीएफ ऑफ एक्स ग्राफ है ये, तो ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर तुम किसी भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस निकालोगे क्या आंसर आएगी, जीरो आएगी, है ना हमेशा। सो किसी भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस जीरो होगी। सो इफ x इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, अब तुम पूछोगे सिमेट्रिक क्या होता है, सो इफ x इज सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, समझ लो रैंडम वेरिएबल, देन स्क्यूनेस तो जीरो होगी, हमेशा स्क्यूनेस जीरो आएगी। हाँ यस यस, नो जो सिमेट्रिक का उल्टा है स्क्यूड होता है, बोलते हैं स्क्यूड है, जैसे सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं होगा तो क्या हो सकता है, सो इस तरह का केस हो सकता है, एक तो ये केस हो गया सिमेट्रिक वाला, एक हो सकता है कि इस तरह का डाटा हो, जैसे ऐसा वाला केस है। तो यहाँ पे तुम क्या जानते हो, इस डेटा में क्या होता है, सिमेट्रिक में अगर कॉन्टिन्यूअस सिमेट्रिक है तो मीन बराबर मीडियन बराबर मोड होगा, अगर एक ही मोड है तो, अगर यूनी मॉडल है तो, अगर एक ही मोड है तो मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल रहता है सिमेट्रिक में। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर यूनी मॉडल है तो मीन किधर रहता है, यहाँ पे तुम्हारा मीन आएगा, यहाँ पे मीडियन आएगा और यहाँ पे तुम्हारा मोड होगा। तो ये जो है, हालांकि यही मीन है, यही मीडियन है, यही मोड है, ये जो नंबर है ना सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यही वाला मीडियन है, यही मोड है, यही मीन है। एक मोड के इक्वल तब होगा जब सिंगल मोड है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक ही मोड है ना, मोड में भी नॉन यूनिक, तो उस केस में मैं बात कर रहा हूँ। तो बताओ अगर यूनिकली एग्जिस्ट कर रहा है उस केस में, कॉन्टिन्यूअस में मीडियन यूनिक होगा, मीन यूनिक होगा, कॉन्टिन्यूअस में मोड हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, तो उस केस में यूनिक मॉडल है तो इक्वल रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, मीन ये है, मीडियन मोड। दूसरा केस क्या होता है कि इस तरह का डेटा है तुम्हारे पास, तो यहाँ पे इसका मीन ये नंबर होगा x की वैल्यू, मीडियन यहाँ आएगा और मोड ये नंबर होगा। तो मोड समझ आ रहा है ना, जहाँ पे पीडीएफ मैक्सिमम हो, x की वो वैल्यू जिस पॉइंट पे पीडीएफ मैक्सिमम हो, तो इस तरह से है। सो इस डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस जीरो आएगी, इसमें क्या होगा, तो इसको बोलते हैं स्क्यूनेस पॉजिटिव आएगी, इसकी जो स्क्यूनेस फाइंड करोगे मोर देन जीरो आएगी, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर किसी रैंडम वेरिएबल का ग्राफ इस तरह का है पीडीएफ का, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, तो इसका स्क्यूनेस फाइंड करोगे पॉजिटिव नंबर आएगी। इस केस में इसको बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड, इसका स्क्यूनेस फाइंड करोगे नेगेटिव आएगी। सो इसका अगर स्क्यूनेस फाइंड करोगे इस रैंडम वेरिएबल के लिए, तो इसकी स्क्यूनेस जो है नेगेटिव आएगी, लेस देन जीरो होगी। और अगर सिमेट्रिक है तो स्क्यूनेस इसकी जीरो होगी। तो अगर सिमेट्रिक है, चूंकि ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस जीरो है, तो इसका स्क्यूनेस फाइंड करोगे तो आपको जीरो मिलेगी, इस तरह से है। तो उसके बाद टेल क्या रहा है ना, इसका टेल राइट टेल्ड है ये, तो इसका स्क्यूनेस पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट टेल्ड है स्क्यूनेस नेगेटिव आएगी। सिमेट्रिक है, दो तरफ सेम है ना, सिमेट्रिक है तो स्क्यूनेस जीरो आएगी। अब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पहले वो डिफाइन कर देता हूँ। देखो, तो सिमेट्री की जरूरत पड़ती है, जैसे अभी तुमने देखा ये जो मैंने पीडीएफ लिया हूँ, ये जो पीडीएफ मैंने तुम्हें दिया था, ये पीडीएफ, इसका ग्राफ बनाओगे पीडीएफ का, सीडीएफ नहीं पीडीएफ, तो पीडीएफ का तुम अगर ग्राफ बनाओगे तो 0 से 1 के बीच में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, और 0 से 1 क्या है, 1 है ये।
क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं? किस नंबर के अबाउट सिमेट्रिक है ये? मिडल क्या है इसका? मिडल में हाफ है ना, तो हाफ के राइट में जितना उतना ही लेफ्ट में है, और अदरवाइज जीरो है, तो जीरो से पहले ये जीरो है और 1 के बाद जीरो हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ये है, अगर मैं दूसरे कलर से दिखाऊं आपको, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रैंडम ये फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ मैं, तो 1 के बाद जीरो है वैल्यू, जीरो के पहले भी जीरो है, 0 1 के बीच में हाफ है, तो हाफ के अबाउट सिमेट्रिक है। आप चेक कर लो, अगर हाफ पे आप मिरर रखोगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज है ना कॉन्साइड कर जाएगी, तो इसका इमेज ये बनेगी, इसका इमेज ये होगा, तो अगर यहाँ पे मिरर रखेंगे तो इसका इमेज ये होगी, तो ये हाफ के अबाउट सिमेट्रिक है ये, है ना। तो ये सिमेट्रिक था, इसीलिए इसका स्क्यूनेस 0 आया है। सेम नॉर्मल का हाल है ना। नॉर्मल अगर ऐसे ये जो मैं बनाया हूँ, ये जो तुम देखो यहाँ पे स्क्यूनेस 0 आई है, क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप सब लोग जानते हो कि नॉर्मल का जो पीडीएफ होता है वो मीन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। नॉर्मल में मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल रहेगा, म्यू के इक्वल रहेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और एक ही मोड एग्जिस्ट करेगा, वो म्यू है। तो इस तरीके से अब कर्टोसिस क्या होता है? वो इसका कर्टोसिस 3 है। अब होगा क्या, कर्टोसिस क्या करता है? तो जैसे तुमने नॉर्मल का देखा कि ये नॉर्मल ग्राफ रफली बना रहा हूं, अब ऐसा हो सकता है कुछ शेप ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो, और कुछ शेप ऐसा हो सकता है। तो मेनली जो मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल के रेस्पेक्ट में बात कर लेता हूं, मान लो स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो अगर तुम स्टैंडर्ड नॉर्मल का फाइंड करते, लेट्स से एक्स नॉर्मल म्यू कॉमा 1 है, सिग्मा है ना, तो क्या आंसर आता फिर भी? एक्स क्यूब कितना आता फिर, मतलब ये कितना आता? तब भी यही आता, 3 आता ना स्टैंडर्ड नॉर्मल का, क्योंकि म्यू और सिग्मा पर डिपेंड तो कर ही रहा ना नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। सो होता क्या है, जनरली नॉर्मल का जो रेस्पेक्ट में बात करते हैं, उसका टेल अगर नॉर्मल से ऊपर है और नीचे है तो इस पर डिपेंड करेगा। तो कई लोग क्या करते हैं, इसलिए एक्सेस कर्टोसिस फाइंड करते हैं। एक्सेस कर्टोसिस क्या होता है, तो एक फॉर्मूला अलग से डिफाइन किया होगा एक्सेस कर्टोसिस का, कई जगह ऐसा डिफाइन किया रहता है, एक्सेस कर्टोसिस। तो चाहो तो बुक में देख लो या ऑनलाइन देख सकते हो। तो ये क्या कर रखा होगा, यही चीज लिख रखा होगा, ई ऑफ एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा की पावर 4, और इसमें से 3 को माइनस कर रखा होगा। ये यही वाला 3 है जो नॉर्मल का आया था। तो अब ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो अब जो ऊपर होगा और जो नीचे होगा तो उसका या तो पॉजिटिव आएगी एक्सेस कर्टोसिस या नेगेटिव आएगी। तो उसका टेल अगर ऊपर, सॉरी, इसका जो हाइट ज्यादा है या कम है नॉर्मल से, तो उसके रिस्पेक्ट में या तो तुम्हारे पास जो एक्सेस कर्टोसिस है तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव होगी? तो जो ऊपर है ना, ये तो तुम्हारे पास, ये जो इसकी कर्टोसिस फाइंड करोगे, कर्टोसिस, तो ये मोर देन 3 आएगी। अगर कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका टेल जो है नॉर्मल के रेस्पेक्ट में, तो ये मोर देन 3 आएगी, और ये जो नीचे वाला है इसका कर्टोसिस लेस देन 3 आएगी, और इसका कर्टोसिस 3 था नॉर्मल का, ठीक है ना। तो इस तरीके से होगा। तो मीन के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हो तुम, मीन जो अगर सेम है तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन इसका मीन है ना, जैसे मान लो कोई फॉर एग्जांपल, जैसे तुम्हारे पास, ध्यान दो, अभी हमने क्या लिया था, अभी मैंने लिया था x यूनिफॉर्म 0 1, राइट। तो यूनिफॉर्म 0 1 का मीन कितना है? 1/2। तो अगर मैं x लेता हूं नॉर्मल 1/2 कॉमा कोई भी आगे वेरिएंस जो भी हो इस तरह से, तो तुम अगर तुम इसका ग्राफ बनाओ तो क्या होगा, ये जो नॉर्मल 1/2 कॉमा के जैसे उसकी हाइट ज्यादा है कम है, तो वीडियो बना के देख सकते हो। हालांकि इससे पता चल जाएगा ये क्या आया, ये क्या लेस देन 3 है ना, है ना, इस तरह से है। सो हाफ रख के तुम वैल्यू निकाल के देख सकते हो क्या आती है। सो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा नॉर्मल जो यूनिफॉर्म 0 1 उसका कहीं ना कहीं पीडीएफ का उससे जो हाइट है वो कम होगी उसके रिस्पेक्ट में, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। बट इतना डिटेल में इंटरप्रिटेशन हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे मेनली तुमसे वो पूछेगा मीन किसी रैंडम वेरिएबल का क्या है,
फाइंड करो, वेरिएंस फाइंड करो, मीडियन फाइंड करो, मोड फाइंड करो, है ना। व्हाट इज द स्क्यूनेस ऑफ रैंडम वेरिएबल, वो फाइंड करना तुम्हें। तो फिर सीधा ये थ्योरेटिकल जो फॉर्मूला है वो याद रखना है और उस फॉर्मूला को अप्लाई करना उस रैंडम वेरिएबल पे। हाउ टू कैलकुलेट, यहाँ ये सीखना है आपको। हालांकि ये सब बहुत इसका इंपॉर्टेंस है, डेटा एनालिसिस में ये सब का मीनिंग है। और इसके रेस्पेक्ट में फिर है ना जो हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, जो कंक्लूजन निकालते हैं, तो वहाँ ये सब इंपॉर्टेंस रखता है कि उस है ना डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, स्क्यूनेस क्या है, कर्टोसिस क्या है, ये सब का अपना एक इंटरप्रिटेशन है। और उसके आधार पर तुम डेटा एनालिसिस करते हो, वो डेटा किस तरह का है और क्या उसका एक कंक्लूजन निकल सकता है उस तरीके से। तो ये सब चूंकि हम लोग जो जैम और गेट का सिलेबस है उसमें एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है, वो थ्योरेटिकल है, वहाँ आपको कैलकुलेट करना सीखना है। बाद में जब आप अगर जॉब में करते हो या जब आप लोग मतलब इंटर्नशिप करते हो या कहीं है ना डेटा एनालिसिस करते हो, तो उसका इंटरप्रिटेशन वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, आपको सीखना होगा। तो हमें यहाँ पे सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है टू फाइंड स्क्यूनेस। तो हमें क्या करना है कि हमें ये फॉर्मूला लगाना है टू फाइंड स्क्यूनेस। दिस फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई टू फाइंड कर्टोसिस। बाकी मीन, मीडियन, मोड, क्वांटाइल, क्वार्टाइल ये सब का फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया ही है। सो हाउ टू कैलकुलेट, हमें सीखना हाउ टू कैलकुलेट करस्पॉन्डिंग टू एनी रैंडम वेरिएबल, इस तरीके से, ठीक है। फिर बता दिया ना, तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, मैं सिमेट्री का डेफिनेशन लिखने वाला था, देखो। सो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सो नाम से क्लियर ही है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ का ग्राफ बनाओगे, पीडीएफ का, नॉट सीडीएफ, पीडीएफ का ग्राफ बनाओगे तो किसी पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में बिल्कुल ग्राफ सेम रहेगी, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, तो वहां अगर मिरर रखोगे तो उसका इमेज है ना एक दूसरे को वो होगा, सो मिरर इमेज होगा उस पॉइंट के अबाउट। जैसे नॉर्मल में जो भी मीन है, मीन के अबाउट होता है। हालांकि कोई डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिक है तो ये गारंटी है कि वो मीन के अबाउट ही सिमेट्रिक होगा, है ना, ये कोई दूसरे पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सो हर डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिक है तो मीन के अबाउट ही सिमेट्रिक होगा। मतलब पॉइंट ऑफ सिमेट्री इज मीन एंड मीडियन, और अगर सिमेट्रिक है तो मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होगा अगर यूनी मॉडल है तो। सो क्या होता है सिमेट्रिक? अ रैंडम वेरिएबल x हैज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हैज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। So symmetric distribution if and only if, अच्छा, symmetric distribution about what? So about k, k कोई नंबर है, ठीक है, about k if and only if, so PDF at k minus x। तो समझ आ रहा तुम्हें? मान लो ये k है तो k minus x यहाँ होगा और k plus x यहाँ होगा, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो या इस पॉइंट पे, जो पीडीएफ तुम्हारा, पीडीएफ क्या है, एक फंक्शन है, तो फंक्शन की वैल्यू k प्लस एक्स पे या k माइनस एक्स फाइंड करो, सेम ही आंसर आएगा। कि x फ्री है, x तुम चाहो तो कोई रियल नंबर चूज कर लो। तो पीडीएफ एट, ये फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू कौन सा फंक्शन है? पीडीएफ एट k माइनस एक्स एंड पीडीएफ एट k प्लस एक्स, दे आर इक्वल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो हम बोलेंगे ऐसा है। दूसरी तरह से इसी को सीडीएफ के टर्म में भी लिख सकते हो, दैट इज सीडीएफ के टर्म में अगर कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा सीडीएफ एट k माइनस एक्स प्लस सीडीएफ एट k प्लस एक्स, दिस विल गिव यू 1। इजी है, तुम इसको डिफरेंशिएट करो इस इक्वेशन को, देखो वो मिल जाएगा, चेक करके देखो। अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, x वेरिएबल है यहाँ पे, रैंडम वेरिएबल, तो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ, तो ये क्वांटिटी आएगी, लेकिन साथ में माइनस भी आएगी, तो माइनस तो उस साइड भेजना चाहो तो, और इसका डिफरेंशिएट करो पीडीएफ एट k माइनस है, तो जो माइनस है उसको राइट में भेजेगी, और 1 का डेरिवेटिव 0। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये लाइन लिखना और ये लाइन लिखना बराबर है, ठीक, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इन फैक्ट, है ना, सो इन फैक्ट यहाँ पे क्या होगा, k इज मीन ऑफ x, k जो है मीन ऑफ x, और k जो है मीन ऑफ x है, एंड दे आर मीडियन ऑफ x ऑल्सो, और ये मोड ऑफ x भी हो जाएगा अगर उसका यूनिक मोड एग्जिस्ट करता है तो। कोई डाउट है इसमें? देख लो डेफिनेशन से, कोई डाउट है ना, देख लो, मतलब ओके है ना ये?
डेफिनेशन, डेफिनेशन क्लियर है। एग्जांपल एक देख लो, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल एक देता हूँ, तो एग्जांपल अगर तुम कोई कंसीडर करो, लेट्स से जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था x यूनिफॉर्म 01 का, तो जिसको यूनिफॉर्म 01 नहीं पता है तो उसके लिए मैं पीडीएफ लिख देता हूँ। तो ये 1 था, x 01 के बीच 0 अदरवाइज, ठीक है ये, सो आपके पास 0 अदरवाइज। अब इसका तुम ग्राफ बनाओ, ग्राफ आपको दिखाया भी था मैंने, अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो इसका तुम ग्राफ बनाओ, तो 0 और 1 के बीच मैंने कहा ये ग्राफ है, 0 के बाद 1 के बाद ये है, 1 के पहले ये है। अब मैं कह रहा हूँ हाफ के अबाउट सिमेट्री का, तुम चेक कर लो, हाफ प्लस एक्स है ना, कहीं भी ले लो तुम, अगर हाफ प्लस एक्स तो हाफ माइनस एक्स इक्वल रहेगा। जितना इधर जाओ उतना ही लेफ्ट में देखो तुम, क्या तुम्हें लग रहा है सिमेट्रिक होगा? ऑब्वियसली होगा, है ना। सो है ना, हाफ प्लस 1/4 तो ये हाफ माइनस 1/4, ये सेम ही वैल्यू रहेगी। तो कहने वाला हाफ के और सिमेट्रिक है। नॉर्मल तुम जानते ही हो, अगर तुम्हारे पास x नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो सब लोगों को पता है कि नॉर्मल का पीडीएफ होता है 1/√2 पाई सिग्मा e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, ये है। अब तुम चेक कर लो, तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ देगा तुम्हें, म्यू वाला। तो म्यू से आगे चले जाओ और म्यू से पीछे चले जाओ, सेम आंसर आएगा, ठीक है जी। सर एक बार वो मेसोकोर्टिक, प्लेटिकोर्टिक और लेप्टोकोर्टिक भी बताना। हाँ हाँ हाँ, वो कर्टोसिस में ऐसा कुछ, यस यस, जो आप कह रहे थे, मैं बात कर रहा था ना, कर्टोसिस अगर 3 से ज्यादा या 3 से कम आ जाए तो उसको ही उन्होंने रीनेम किया हुआ है, यस। लेकिन वो सब सिलेबस का उतना पार्ट है नहीं, उतना डीप पे करने की जरूरत नहीं है। सिलेबस बस आपको ये चाहता है कि वो फाइंड करो हाउ टू फाइंड कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस, और ये पढ़ सकते हो आप, बुक्स में है ना, मिल जाएगा, बुक में भी होगा इस तरीके से। बट यहाँ पे मुझे जहाँ तक है रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्डिंग, बस आपको मेजर करना आना चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट दैट क्वांटिटीज। सो कैन यू कैलकुलेट, है ना, स्क्यूनेस कर्टोसिस इस तरह से। ठीक है भाई, देखो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन है। और एक थ्योरम अगर लिख दूं मैं सिमेट्रिक पे, तो ये बस ये है कि इफ x is symmetric random variable, या x has symmetric distribution, so if and only if ऐसा होगा mu plus x and mu minus x, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं, ये मान लो y1 है, ये y2 है, इस तरह से। सो इन दोनों के पास सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दिस हैज, चलिए, दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ एंड ओनली दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, इसीलिए। अच्छा, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या डेफिनेशन है, ये लिखा रखा होगा, मैंने दिखाया कि नहीं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड? आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मीनिंग क्या है? क्या बात कर रहे हो, नहीं बताया? ऐसे कैसे नहीं बताया? चलो, तो लिख, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये होता है कोई दो रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका मतलब होगा, इधर लिख देता हूँ जहाँ यूज कर रहा हूँ मैं, अगर तुम कहीं लिखते हो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, तो नाम से क्या, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, आइडेंटिकली मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, है ना। सो 2 रैंडम वेरिएबल है, लेट्स से रैंडम वेरिएबल मान लो x एंड y, है ना, they are identically distributed if and only if, so x का pdf मान लो t पॉइंट पे और y का pdf t पे are equal for all t belongs to r, ठीक है। तो मतलब दोनों का pdf सेम है ना। pdf x वेरिएबल हमने कहा t के टर्म में, t वेरिएबल है, t के टर्म में लिख दो, और y का pdf t के टर्म में लिखो, दोनों एग्जैक्टली सेम रहेगा।
तो मतलब दोनों का सेम पीडीएफ है। सो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड और सेम पीडीएफ है। इक्वल रैंडम वेरिएबल नहीं है ना, इक्वल अलग चीज है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अलग चीज है। मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, जैसे अ कॉइन इज टॉस्ड, सिंपल देखो। सो एक्स है तुम्हारा नंबर ऑफ हेड्स और वाई है नंबर ऑफ टेल्स, ठीक। सो बताओ एक्स का सपोर्ट क्या है, वाई का सपोर्ट क्या है? जीरो वन जीरो वन। अच्छा, इसका सैंपल स्पेस क्या है? सो सैंपल स्पेस इसका है हेड या टेल। तो अगर तुमसे मैं पूछूं कि x करस्पॉन्डिंग टू टेल क्या है और y करस्पॉन्डिंग टू टेल क्या है? रैंडम वेरिएबल फंक्शन है ना, तो फंक्शन क्या करता है? सैंपल स्पेस के हर आउटपुट को नंबर में मैप करता है। तो ये किस नंबर? 0 और 1। अच्छा, एंड x ऑफ h 1 एंड y ऑफ h 0। तो मैं क्वेश्चन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं x और y सेम फंक्शन है? ध्यान से देख के बताओ, कोई दो फंक्शन इक्वल कब होता है? मैं बोलूंगा fx बराबर gx है। सो ऐसा तब बोलूंगा ना जब x कॉमन रखूं तो fx और gx सेम आंसर दे। यहाँ ऐसा तो नहीं हो रहा है, मैं tt रखा हूं तो x का आंसर 0 है, y का नॉट 0 है। तो कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे कि इसका ये मतलब बताना चाह रहा हूं कि x y आर डिफरेंट रैंडम वेरिएबल, x एंड y आर डिफरेंट रैंडम वेरिएबल। डिफरेंट का मतलब नॉट इक्वल, मतलब दैट इज x और y टू डिफरेंट रैंडम वेरिएबल है। डिफरेंट है क्यों भाई? क्योंकि ये हेड काउंट कर रहा है, ये टेल काउंट कर रहा है, और x फंक्शन है, y भी फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है। सो आउटकम को नंबर में मैप कर रहा है। तो जो सैंपल स्पेस में 2 आउटकम है, तो x जो है h को 1 पे मैप करेगा, y h को 0 पे मैप करेगा। तो दे आर डिफरेंट फंक्शन। अगर सेम फंक्शन होता तो सेम पॉइंट को सेम आंसर देता ना, fx और gx का भी इक्वल होगा। x स्क्वायर और x इक्वल थोड़ी है, क्योंकि x स्क्वायर में x को 2 रखेंगे तो 4 आएगा, x पे 2 आएगा तो डिफरेंट है। सो यू नो व्हेन टू फंक्शंस आर इक्वल, सो दे आर डिफरेंट फंक्शंस। बट मेरा क्वेश्चन है, हां जी ईशान सर, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व फॉर द बोथ वेरिएबल विल बी सेम। नहीं, वो तो फिर किसी में भी हो जाएगा सेम, वो तो 1 सब में आएगा। तुम किसकी बात कर रहे हो? डिफरेंट किया। मैं बताना चाह रहा हूं कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल जरूरी नहीं इक्वल हो। सो इक्वल रैंडम वेरिएबल अलग कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्स वाई डिफरेंट रैंडम वेरिएबल है, लेकिन ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे? अब देखो, तो अभी मैं ये यहाँ पे बताने का मेरा पर्पस है। अब नाउ सी, मैं अगर बोलूँ तुमसे, अच्छा चूंकि मैंने यहाँ पे पीडीएफ लिख दिया है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस मान के ना, तो ये पीडीएफ लिखा है क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूअस मान लिया। दूसरी तरह से और ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी x बराबर t इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी y बराबर t फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r। सो अगर डिस्क्रीट है तो ये वाला प्रॉपर्टी होगी। ये तो कॉन्टिन्यूअस के लिए है ना, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए है। तो अगर डिस्क्रीट के लिए तो ये होगा, डिस्क्रीट है तो ये होगा। तो डिस्क्रीट के लिए मतलब कहने का मतलब क्या है कि 2 रैंडम वेरिएबल्स आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड if they have same PDF or they have same PMF। discrete है तो PMF इक्वल रहेगा ना, और continuous है तो PDF इक्वल रहेगा। So मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, what is the probability x corresponding to 0 and what is the probability y corresponding to 0? What is probability x corresponding to 1 and what is probability y corresponding to 1? बताओ भाई जल्दी जल्दी। सो हाफ 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 हाफ। सो कहने का ये मतलब है मेरा, अगर मैं पीडीएफ लिखूं इसका, सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इज हाफ व्हेन x इज 0 और 1। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल, या मैं t लिख देता हूं, चलो t के टर्म में। सो t इज 0 और 1, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू t इज हाफ वेयर t इज 0 और 1। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि xy का पीएमएफ सेम है या डिफरेंट है? ये x का पीएमएफ है, ये जो लाइन है ये x का पीएमएफ है,
और ये जो लाइन है ये y का पीएमएफ है। आर दे सेम और डिफरेंट? पीएमएफ सेम है पीएमएफ सेम है। सो रैंडम वेरिएबल्स आर डिफरेंट बट पीएमएफ आर इक्वल, ठीक है ना। सो मतलब पीएमएफ सेम क्यों? क्योंकि सेम पॉइंट पे सेम मास है। जैसे यहाँ भी 0 पे हाफ मास है, यहाँ भी 0 पे हाफ मास है, 1 पे यहाँ भी हाफ मास है, 1 पे हाफ मास है। सो दे हैव सेम पीएमएफ, है ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो मास फंक्शन इक्वल। देखो यहाँ पे x = t दोनों इक्वल है। तो यहाँ बोलना चाह रहा हूँ मैं कि x एंड y आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, सो x एंड y आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो x y क्या है? आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है। सर ये अलग अलग इवेंट होता मान लीजिए तो नहीं नहीं, अलग अलग क्यों होगा? आप जब दो रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो सेम सैंपल स्पेस पे डिफाइन करना पड़ेगा, तभी हम बात कर पाएंगे आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल की। अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं होगा? नहीं, जब भी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पे टू रैंडम, आगे भी जो बात करेंगे ज्वाइंट में भी, तो वो सेम सैंपल स्पेस पे दो अलग अलग रैंडम वेरिएबल होंगे। सो हम दो अलग अलग स्पेस नहीं कंसीडर कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग सेम सैंपल स्पेस। तो वो फिर डिफरेंट हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, आइडेंटिटी ना भी होगा। सो वो अलग फिर हो जाएगा। वो हमें एक्चुअली सेम सैंपल स्पेस पे बात करनी है। सो हमारे पास सैंपल स्पेस कॉमन है, रैंडम वेरिएबल अलग अलग है। वो अलग केस है, वो भी डील आगे हायर क्लासेस में आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जो भी है सेम ही, आगे भी जो आप सैंपलिंग या एस्टिमेशन पढ़ेंगे वहाँ भी कॉमन प्रोबेबिलिटी स्पेस है, कॉमन प्रोबेबिलिटी स्पेस पे बात होगी। चलो, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज क्या डिस्कस किया हमने? वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, फॉर्मूला लिखा इन लोग, इन सब का फॉर्मूला लिखा हमने। फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला देखा है। फिर अभी हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर रहे थे और उसमें बेस्ड एक दो प्रॉपर्टी देखा। फिर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वर्ड डिफाइन किया है कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब दो रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ या पीएमएफ इक्वल हो। और इसका ये मतलब नहीं वो दोनों इक्वल है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। रैंडम वेरिएबल इक्वल होना अलग बात है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना अलग बात है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्वियसली अगर इक्वल है तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है कोई दो रैंडम वेरिएबल तो जरूरी नहीं वो इक्वल हो, है ना। ये एग्जांपल वही मैंने दिया है। अगर इक्वल है तो अगर दो रैंडम वेरिएबल इक्वल ही है, अब x भी नंबर ऑफ हेड्स है, y भी नंबर ऑफ हेड्स है, तो क्या ही डिफरेंस रहेगा? तो पीएफ सेम तो आना ही है। तो इक्वल रैंडम वेरिएबल तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ही। लेकिन अगर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जरूरी नहीं इक्वल होगा। तो एग्जांपल में दिया कि डिफरेंट रैंडम वेरिएबल भी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, ठीक। चलिए अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। नाइट दूसरी क्लास। थैंक यू।